अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। नया दिन, एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ हाजिर हैं। आज भी हम आपके लिए कई मौज़ूआत लेकर आए हैं और आज सबसे पहले जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं फैसल, वो सियासत के मैदान से आगाज़ करने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में जो दर्जा हरारत है सियासी वो बहुत गर्मा गर्म है। कराची की अगर बात की जाए तो जो कानून है बल्दियाती एक्ट, उसके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा धरना हो चुका है। कल और परसों हमने देखा था कि इस पे सड़कों पे कई लोग जो है वो निकल आए थे और शहर कराची में ये तमाम तर मामला चल रहा है। इसके अलावा शो में आज हम बात करेंगे कुछ अच्छी जगहों की और जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। ऑल्दो मरी में जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी जगह जाएँ, और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा शो में हम हज बुकिंग एक बड़ा ही अहम इशू है और इसके साथ अगर कुछ फेकनेस आए तो फिर बनता है इस पे बात करना। और वंस अगेन जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इस सब पे हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम कल की अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, और वो ये कि लीगी नायब सदर मरियम नवाज़ ने किया है ट्वीट। इसके बाद कुछ बातें शुरू हो गई हैं, सरगोशियाँ शुरू हो गई हैं, और ये वो तस्वीर है जो उन्होंने ट्वीट की है। और अब इस ट्वीट के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है और कई हफ्तों से उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। उन्होंने ये ट्वीट भी किया है और मरियम नवाज ने मायने खेज ट्वीट कर दिया है। ट्रक की तस्वीर शेयर की है जिस पर नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ पंजाबी में इबारत भी तहरीर थी कि वापस आ जाएं, आपकी ज़रूरत पेश आ गई है। हुकूमत के बाद लीगी हल्के भी नवाज शरीफ की वापसी की सदा लगाना कुछ शुरू से हो गए हैं और अब देखना यह है कि क्या डेवलपमेंट बनती है, क्या सोच रही है नून लीग। पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। मियां साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। आखिर क्या खतरा है कि मियां साहब वापस नहीं आएंगे? तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला रही हूं। MLN ये समझती है कि मियां साहब को अभी जहाँ है वहीं रहना चाहिए। पार्टी वाले मशवरा देते कि ना आओ, इख्तिदार वाले मिन्नतें करते कि बस एक बार आ जाओ। 1 वे टिकट देता हूँ आपको, आप बताएं किस दिन आना चाहते हैं, उस दिन का आपको वीजा और पासपोर्ट देता हूं। किस वक्त उनके लिए सेफ है वापस आना, ये इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून खुद तय करेगी। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें। मगर अब मैं इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक में जाऊंगा। मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं लेके आऊं। नून लीग को भी नवाज शरीफ की याद आ रही है। लगता है पार्टी नहीं चलाई जा रही है। तेरी लोड़ पै गई। बेटी ने भी लिख डाला, पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। वो जब बीमार होकर जा रहे थे तो मुड़कर देखा ना था, मगर अब बेटी कह रही है पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें। जी, तो दरख्वास्त की है ट्रक आर्ट के ज़रिए किसी शख्स ने कि पीछे मुड़ के आ जाइए, आपकी ज़रूरत पड़ गई है। और इस तस्वीर को ट्वीट का सहारा दिया लीगी नायब सदर मरियम नवाज़ ने, और उन्होंने ये कहा है कि जी मायने खेज तरीके से कहा है, ट्वीट किया है। अब सवाल इस पे ये बनता है कि कई बार जो हुकूमती बेंचेस हैं, ना सिर्फ उन्होंने टिकट ऑफ़र किया बल्कि उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की हैं कि आप एक बार आइए तो सही, जिस पे कई मरतबा जो अपोजिशन बेंचेस है वहाँ से ये बात सामने आई, यानी हम नहीं आ रहे वापस क्योंकि हम अपनी जान इनके हाथ में तो ना देने वाले। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो तस्वीर ट्वीट की है कि क्या वाकई इसके पीछे कुछ असल हकीकत है या फिर ये किसी ने अपनी मोहब्बत में
किसी ट्रक ड्राइवर ने अपनी मोहब्बत में ये तस्वीर लगा के और ये शेर व शायरी कर दी है और मरियम नवाज को तस्वीर मिली और उन्होंने भी ऐसे ही ट्वीट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही ट्वीट कर दिया। और सोचने वाली बात यह है कि अब नून लीग के अंदर जो इनका पार्टी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चल क्या रहा है, क्योंकि इस हवाले से कई बातें हो रही थी। अगर हम मरियम नवाज की बात करें तो इससे पहले वो डिनाई भी करती रही कि नहीं, जब वो चाहेंगे तब वापस आएंगे, जब उनके सेहत के मसाइल हल हो जाएंगे तब वो वापस आएंगे। फिर हमने देखा कि जो अयाज सादिक है उन्होंने कुछ इशारे दिए कि नहीं वो आने वाले हैं और अब जब मैं जाऊंगा तो फिर मैं उनको वापस भी लेकर आऊंगा। तो नून लीग क्या सोच रही है, क्या वाकई नवाज शरीफ की आमद है और इससे हुकूमती बेंचेस जो हैं, हुकूमती सतह पर फैसल क्या खलबली है, हुकूमत क्या सोच रही है? क्योंकि अपोजिशन तो अब एक ही बात करती है कि भाई हुकूमत जो है उसको ये फिक्र पड़ी रहती है कि नवाज शरीफ शायद वापस आ जाएंगे। तो अब देखना ये है कि नून लीग की स्ट्रेटजी क्या होगी। क्या ये वाकई एक गिमिक के तौर पे, क्या ये वाकई एक जो है वो एक स्टेटमेंट के तौर पे कह दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, या वाकई कुछ बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो आगे पीछे होने जा रहा है? इससे पहले भी जब कई मर्तबा ये पूछा गया कि कब वापस आएंगे तो पहल तो ये कहा जाता था कि जी वो बीमार है, कैसे वापस आ जाएं। फिर उनकी तस्वीर आई मंजर आम पे जिसमें वो कहीं लंदन की सड़कों पे चहलकदमी कर रहे हैं, कहीं बहुत ही महंगे शॉपिंग मॉल में शायद कोई दवा ले रहे हैं, या फिर कहीं उनकी पुरतायुश किस्म के नाश्ते की तस्वीर सामने आती है, जिसके बाद फिर लोग और जो हुकूमती वज़रा हैं, मुशरा हैं, हुकूमत में लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, वो ये सवाल उठाते हैं कि जब बाकी तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, पार्क में चहलकदमी हो रही है, सड़कों पर मटरगश्ती हो रही है, शॉपिंग हो रही है और खाबे भी चल रहे हैं, तो ऐसे में वापस क्यों नहीं आते? जिस पे फिर बाद में मरियम नवाज का हमने आपको इस पैकेज के दौरान एक साउंड बाइट भी सुनवाया कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी और अपने वालिद की जान इनके हाथ में कैसे दे दूं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे माहौल बनाया जा रहा है वापसी का। तो क्या ये वापसी बहुत जल्द होने जा रही है, या फिर ये वापसी थोड़ी देर में होगी, या फिर ये वापसी इलेक्शन के बिल्कुल करीब करीब होगी? इस पे सवाल बन रहे हैं और ये बड़ा अहम सवाल है। और फैसल आई एम थिंकिंग कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन होना चाहिए कि जब नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाते हैं तो फिर वो आएंगे तो वो जाएंगे कहाँ? क्या सोचा है, क्या वो जेल में जाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर वो ऑब्वियसली उनके ऊपर केसेस है। नहीं, उन्होंने क्या प्लानिंग की है कि वो किस तरह से इन तमाम केसेस से बचेंगे? ऑब्वियसली नून लीग की क्या प्लानिंग है? क्योंकि मरियम नवाज तो यही कहती आई है कि भाई उनकी तो जान की फिक्र है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं आएंगे, वो क्यों यहाँ पर आए और जेल जाएं? तो अब क्या ऐसा हो गया, अब क्या ऐसी प्लानिंग है, क्या ऐसा शिफ्ट आया है इनकी प्लानिंग के अंदर? आया ये सिर्फ स्टेटमेंट है, या फिर ये वाकई इसके पीछे कोई स्ट्रक्चर है, इसके पीछे वाकई इनकी कोई प्लानिंग है? तो अब देखना ये होगा कि क्या होने जा रहा है। तो अब हम जो सियासत के मैदान में हम बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की बातें कर रहे हैं, वहीं हम देखते हैं कि अगर हम सिंध की तरफ रुख करें, विफाक से सिंध का रुख करें, तो मुश्तरका अपोजिशन ने बल्दियाती तरमीमी बिल की वापसी के लिए सिंध सरकार को अल्टीमेटम दिया 1 हफ्ते का। अली जैदी ने मुतालबात तस्लीम ना होने पर सूबे के बड़े शहर बंद करने की धमकी भी दे दी। अच्छा, वैसे समझ में नहीं आता, आज जब कराची वाले गवर्नर हाउस वाले चौरंगी से जब मुड़ रहे हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं और उन बैनर्स पे आवेज़ा है एहतजाज के, और ये वफाकी हुकूमत सिंध के सूबे में एहतजाज और इसकी कॉल दे रही है। ये अपने आप में थोड़ी सी मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात ज़रूर हो सकती है क्योंकि उनके पास कानूनी आइनी ऑप्शन है। इल्ज़ाम लगाया है जैदी साहब ने कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत की सबसे बड़ी डाकू है। ऐसे में साथी भी उमड़ आए और MQM से आमिर खान भी थे। उनका कहना था कि सिंध से पीपल्स पार्टी का कब्जा छुड़ाएंगे। इस सब पे ज़रा पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 1 हफ्ते का आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं। कराची इंशाल्लाह हम लाड़खाना भी बंद करेंगे। सिंध हुकूमत के खिलाफ सिंध की ऑपोजिशन जमातें हम आवाज हो गईं। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ मोर्चा लगाया और मुतालिबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। अगर 7 दिन में आपने इसको रिपील नहीं किया, इंशाल्लाह हम बंद करेंगे। हम लाड़खाना भी बंद करेंगे, हम दादू भी बंद करेंगे, हम मीरपुर खास भी बंद करेंगे, हम हैदराबाद भी बंद करेंगे। MQM रहनुमा आमिर खान ने कहा कि अवामी ताकत से हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। मुत्तहदा अपोजिशन ना सिर्फ आपको ये काला कानून बदलने पर मजबूर करेगी, बल्कि सिंध के मजलूमों को
आपके इस कब्जे से निजात भी दिलाएगी, पूरे सिंध को आजाद कराएगी आपके कब्जे से, और इस सीएम हाउस को भी खाली कराएगी। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि काफिला चल पड़ा है, ये काफिला वजीर आला हाउस तक भी जा सकता है। हम तुमसे बिल भी वापस लेंगे, तुमसे वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे, तुमसे सिंध वापस लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। तो फिर ऐसे में कि जब अपोजिशन एक मुश्तरका लाएमल की सूरत ला रही है और दूसरी जानिब जमात इस्लामी भी कराची की सड़कों पे धरना दिए बैठी है, तो सूबाई हुकूमत क्या सोच रही है, हमने मदऊ किया है आज अपने शो में। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और कराची से मैंने कादिर खान मंदो खेल साहब। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुझे बताइए कि जमात इस्लामी तो धरना दे ही रही थी, लेकिन अब कल हमने देखा कि MQM जो कि आप LI है PTI की, और PTI बजाते ख़ुद जो कि वफाकी हुकूमत है, अब वो सामने आए हैं और उन्होंने जमात इस्लामी से एक यकसर मुख्तलिफ स्टांस लिया है। उन्होंने कहा हम यहाँ भी घेराव करेंगे, इनको भी निकालेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। एक हफ़्ते का अल्टीमेटम दिया है, क्या होगा एक हफ़्ते में? बहुत शुक्रिया। पहले तो जमात इस्लामी की तरफ में आता हूँ। पीपल्स पार्टी के सिंध में 99 MP है और जमात इस्लामी की 1 है, और 1 सीट वाले बैठे हुए धरने पे कि 99 वाले जो है ना अपनी फैसला अक्सरियत जो कि जमहूरियत में 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, हमारे 78 सीट पे 2/3 है, हमारे उनसे भी ज़्यादा 100 सीटें हैं। और फिर यही कानून में 2002 में जमात इस्लामी की नियामतुल्लाह खान साहब 4 साल निज़ामत कर चुके हैं, और उस 4 साल में जो पानी का महकमा जिसे हम वाटर बोर्ड कहते हैं या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने वाले जो डिपार्टमेंट है, ये उनके पास नहीं थे। अब सिंध हुकूमत ने ये भी दे दिए जो सिटी गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आप आइए, आप बैठे हो कौमी असम्बली में, मिनी बजट अभी 2 दिन पहले पास हुआ, इससे पहले जो बजट पास हुआ हमने अक्सरियत शो नहीं किया। गो की वजह दुनिया को पता है कि एक टेलीफोन एक्सचेंज है कौमी असम्बली के ऊपर जो अननोन नंबर से MNAs को फ़ोन आता है, और ख़ुद PTI के MNA आमिर लियाकत साहब ने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया। और फिर जुमे वाले दिन में खुद असम्बली में मौजूद था, नूर आलम खान PTI के MNA ने कहा कि आगे जो 3 लाइन है इनका नाम ACL में डालो, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये अपनी प्राइम मिनिस्टर और अपनी वज़ीरों को कह रहे थे। हम पीछे बैठने वाले हम भी उसी तरह मुंतखब आए। उसके अलावा आफ्ताब सिद्दीकी जो कराची से क्लिफ्टन से MNA है, या शकूर शाद है, या आफ्ताब जहांगीर है, ये सब गैस जो लोड शेडिंग कराची में यकीनन समा TV वाली भी फेस करे होंगे, तो ये गैस के लिए वो मैदान पे आ चुका है, ये अपनी हुकूमत कलम। चलो मैं आ जाता हूँ वापस सिटी गवर्नमेंट की तरफ। उसके बाद MQM के जो सिटी नाजिम थे उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब जो सब PSB के सरबराह है, ये 4 साल उसी कानून के तहत वो पूरे कर चुके हैं। अच्छा, उसको भी छोड़िए, फिर अगले स्टेप पे आ जाए MQM के वसीम अख्तर साहब 4 साल, या भी जो मुर्जावाब साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर है 6 महीने पहले का जो निज़ामती, ये 4 साल मुकम्मल कर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आर्टिकल 140 के तहत दाखिल किए और पलट के पूछा नहीं है। ये जब कराची बदामनी केस में, मैं खुद भी केस में वकील हूँ, उसमें जब ये अंदर जाते थे तो वहाँ बोलती बंद होती थी, जब बाहर आते थे तो मीडिया के साथ मेरे पास इख्तियारात नहीं है। उनकी शामत क्या आई, आखिरी दिन में जब पता चला कि महीना रह गया, मेरा टेनोर ख़त्म हो रहा है, तो मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार साहब के सामने ने यह फरमाया कि सर मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है। उसने बोला फिर जान छोड़ो कराची की, इस्तीफ़ा दे दो। तो उसका ये ख्याल था कि मैं हीरो बनने की कोशिश करूँगा, ये चीज़ है। अब उसके बाद आइए इसी निज़ाम के तहत, क्योंकि पहले टाउन सिस्टम था जो MQM का और जमात इस्लामी की दौर था, और मौजूदा जो यानी पिछला जो MQM का दौर था वहाँ डिस्ट्रिक्ट सिस्टम है। अब हमने सिंध गवर्नमेंट ने वापस टाउन सिस्टम पे लाया। आपको याद होगा वसीम अख्तर साहब पानी और कचरे के डिपार्टमेंट के लिए रोते रहते थे, वो सिंध गवर्नमेंट ने वापस दे दिया। फिर ये बिल 2/3 मेजॉरिटी से पास। आप ये कह रहे हैं कि आप ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जी और वाटर बोर्ड का, वाटर बोर्ड जी, ये इसके बिल के बाद वापस दे दिया गया, ये सिटी गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। जी आ चुके हैं, बिल आ चुका है। हालांकि खबरें तो ऐसी हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनका ठेका होगा सिटी गवर्नमेंट के पास। देखो अब कहने वाले तो ये धमकियाँ भी दे रहे हैं ना, आपके सामने की बात है। क्या इनकी माजी लोग नहीं चाहते? क्या 35 साल में कराची को खून भी नहीं मिला है? क्या ये जो इन्होंने टारगेट किलिंग, चंचीर, कनकटा, काणा, लंगड़ा, ये किसने बनाया? सबको नहीं पता।
आज वो अपनी कैद से जो है ना वो बेजार हो चुका है, उससे अल्लाह ताल्लुक हो चुका है। ये क्या बातें कर रहा है? आपको 92 याद नहीं है? ये जो धमकी दे रहा था 92 याद नहीं है? आज ये टोला एक साथ हो चुका है। मैं टोले से आपके तोसे से कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इतनी सिंध के खैरख्वाह है तो NFC अवार्ड जो सिंध का है 200 अरब से ज़्यादा हमारे ड्यू है, वो हमें दिला दे। आप इतनी खैर ख्वाह है तो सिंध का पानी जो वफाक ने बंद किए वो हमें दिला दे। आप इतनी खैर ख्वाह है तो सिंध के लिए जो 1100 पैकेज 162 अरब 120 अरब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किए उस पर अमल दरमल की क्या बातें करो आप? धमकियाँ दे रहे हो हम खाली करेंगे। भाई कौन खाली करेंगे? क्या खाली करेंगे? हम जमहूरी लोग हैं, हमने फांसियाँ देखी, हमने जेलें देखी, हमने शहादतें देखी है। ये इन धमकियों से हम नहीं डरने वाला है। और फिर अफरा तफरी का 27 तारीख को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया कि हम कराची से मार्च करेंगे और 27 की ये गुट की ये क्या चाह रहा है? सर, ये वही चाह रहा है। सर आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि सिंध का पानी नहीं ले पा रहे, तो सर जो मेजॉरिटी में वो नहीं ले पा रहे तो ऑब्वियसली फिर एक सीट वाले क्या करेंगे सर? और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आप बात करें तो ऑब्वियसली 13 साल आपके भी रहे सर, आप भी ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी। सिर्फ यहाँ पर बात कहने की यह है कि हमारा जो शहर है वो आपसी टकराव के अंदर सफ़र कर रहा है। अब ये एहतजाज कर रहे हैं और उनके जो एहतजाज है वो आपकी शिकों पर, आपके इस बल्दियाती जो कवानीन है इनके ऊपर है। कुछ तरमीम है। नासिर हुसैन शाह साहब भी गए थे, उन्होंने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने और उन्होंने कहा जी जितना हो सकता है मिल बैठ कर बात करेंगे और ये मसला हल करेंगे। मसला कैसे हल करेंगे सर आप लोग ये बताइए? पहले तो मसला ही नहीं है, ये खामखा ये माजी इनका। सर वो कहते हैं आपने अस्पताल जो है वो सूबाई हुकूमत ने ले लिए है, सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात बढ़ा रही है। जी जी। क्या पंजाब में उन्होंने कानून पास करा है? हमने तो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा कानून पास की जो कि आईनी और कानूनी हमारा हक है। पंजाब में क्या उन्होंने कानून पास किए? ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून है। क्या पुख्तनख्वा में उन्होंने कानून पास किए? और फिर लाहौर में, इस्लामाबाद में अभी पिछले महीने में जब एहतजाज हो रहा था स्कूल टीचर्स का, वो ये कह रहे थे वो स्कूल टीचर्स का स्कूलों का जो महकमा था वो दिया गया सूबाई को। कह रहे नहीं हमने सूबाई में नहीं रहना है, हमने सूबाई में नहीं रहना है। बात ये होता है ना, हमें आप दे दो उसकी इस्लामाबाद वाले उसके हवाले से आपको दे, असम्बली के सामने ये एहतजाज हुआ। फिर दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अवल तो मैं कानून ये चीज़ सारा है, और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो ये कराची कचरा खेल रहे थे यही अली जैदी थे जो आया था कि सिंध हुकूमत कचरा नहीं साफ कर मैं करूंगा। उसी तरह अपनी कैद की तरह ज़कात फितरे की तरह उन्होंने ऐलान किए और कुछ पैसे बटोरे और 4-6 दिन बाद वापस गायब हो गया। उसके बावजूद सिंध हुकूमत की उसके बाद अगला सुन ले, अगर ये बात करें कराची के दावेदार बने हैं, मैं आपके सामने सबूत बैठा हूँ। मेरे सीट पीपल्स पार्टी ने 33 साल बाद जीती। बल्दिया टाउन NA 249 की फैसल वाडा साहब जिसको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो भागा और वो सीट खाली हो गया, ज़मीनी इंतखाबात हो गया। और फिर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड जिस एरिया में आपका स्टूडियो है, ये एरिया में 10 क्लिफ्टन कंटोनमेंट सीट में 4 पीपल्स पार्टी ने जीती, PTI ने 2 जीती है, MKM का है। फिर उसके बाद आप आइए पेशावर का 5 कंटोनमेंट सीटों में पीपल्स पार्टी ने 2 जीती, PTI ने 1 जीती है। और फिर अभी पिछला इलेक्शन जो हुआ था पुख्तनख्वा में साउथ जोन में, उस साउथ जोन में पीपल्स पार्टी ने 45,000 वोट लिए और पूरे PDM ने हमसे सिर्फ 11,000 वोट लिए। ये मैं चाहूँगा हम अपनी ये सबूत है, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी गुफ्तगू जरा अब, क्योंकि ये सिर्फ शहर कराची का नहीं, ये सिंध के सारे मामला है ना। मैं सबूत दूंगा। ये बिल जो है ये सिर्फ कराची पे तो होगा, लाड़काना में भी होगा, दादू सक्कर हर जगह होगा। अब एक जो सवाल आता है कि जी सईद गनी ने कहा कि जी हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, सेहत और स्कूल के जो मामलात हैं वो हम चलाएंगे। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि कराची से कश्मोर और कश्मोर से आगे थर मिट्टी तक हमारे सिंध के जो सरकारी स्कूल हैं, क्या उनकी हालात अच्छी है, सही रही है? क्या सिंध के जो वज़ीर के तालीम आज हैं या इससे पहले रहे हैं, क्या उन्होंने उस स्कूल में विज़िट किया है? और क्या आप ये इंश्योर करवाते हैं कि इस बिल के होने के बाद जब ये महकमा तालीम आ जाएगा पावर ऑफ डेवोल्यूशन के अगेंस्ट कि लोगों के पास होना चाहिए लेकिन वो अब सिंध सरकार के पास होगा, तो क्या हमारे MNA MPA उन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे? क्या इतने बेहतर हो जाएंगे तालीम के मामला? तो आपने बड़ी लंबी एक फहरिस्त दी है। मैं आपको अपने इलाके के हवाले दे रहा हूँ। NA 249 ज़िया कॉलोनी में रोड के एक तरफ सिंध गवर्नमेंट का स्कूल है, रोड के दूसरी तरफ सिटी गवर्नमेंट के। आइए मैं आपको विज़िट करके और चैलेंज के साथ आपको रिपोर्टर को कैमरे के साथ भेज दे, सिंध गवर्नमेंट का स्कूल भी देख ले
और सिटी गवर्नमेंट के भी देख लें। यही सिटी गवर्नमेंट जो 35 साल कराची में दादागिरी कर रहे थे, इन्हीं की आप हालत देख लें। इस शहर को क्या बना दिया उन्होंने, वो आपके सामने है। और फिर 6 महीने पहले जो कचरा पूरे चैनल खेल रहे थे, आज वो कचरा आपको कहाँ नजर? आज मुर्तज़ा आप सिंध गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है, आपको कोई कचरा नजर ना है। फिर उसके अलावा दोबारा मैं सबूत दे रहा हूं, मेरे हल्के में 10 अरब रुपए का पानी का लाइन एक आया है, 1.5 अरब का अभी उर्दू चौक से लेके बल्दिया टाउन फुटबॉल ग्राउंड तक दूसरा लाइन है। 2 अरब के लगभग हमारे तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मेयर रह चुका है, मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ के 4थे नंबर पे आ चुका है, MQM 5वें नंबर पे आ चुका है, PTI 6ठे नंबर पे आ चुका है। ये सारा सबूत है कराची की आवाम का। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मीडिया खेलते हैं। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ, ये जो टोला एक साथ है, ये इतनी सिंध के खैरख्वाह है, जबकि मैं सिंध का बासी हूँ, मैं सिंध का शहरी हूँ, मैं सिंध का MNA हूँ। मुझे ज़्यादा ये दर्द नहीं रखते हैं। अगर दर्द रखते हैं तो फिर ये हमारे साथ मिलके वफाक से सिंध के पानी का हिस्सा मांगे, वफाक से NFC अवार्ड मांगे, वफाक से जो सिंध के लिए मंसूबों का ऐलान किया वो ले ले। ये समझ पाया हूँ कि क्योंकि जो एक आम कॉन्सेप्ट है लोकल बॉडीज़ का, वो ये कि आम लोगों, गली मोहल्ले UC लेवल तक ये चीज़ जानी चाहिए। तो क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए सिंध हुकूमत इसमें तरमीम करके ये अब MNA MPA की सतह पे अपने पास इख्तियारात लेना चाह रही। ऐसे ही नहीं, अगर तो ऐसा है तो फिर लोकल बॉडीज़ का फ़ायदा क्या है? देखिए मैं बताऊँ, मेरे हल्के में कल रात भी दूसरी पार्टी के लोग शमूलियती प्रोग्राम था हमारा बल्दिया टाउन में। उस वक्त भी मैंने ये कहा कि मैं अपने हल्के में 2 टाउन बनाऊंगा, एक बल्दिया टाउन, एक एहतियार टाउन, क्योंकि मेरी एरिया में जो आबादी है 10 लाख ज़्यादा है, 5 लाख के ऊपर एक टाउन बनाएंगे। और मैं ये खुलेआम ऐलान करता हूँ कि ये टाउन इस वजह से मैं ज़ाती मेरी ख्वाहिश है ताकि मुझ पर एज ए, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे आप कानून साजी के लिए छोड़ दे, MPA MNA को आप कानून साजी के लिए छोड़ दे। मैं अगर मीडिया पे आता हूँ, मैं लोगों को ये भाषण नहीं दे सकता हूँ कि मैं तो अब और मैं कानून साजी भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख में कानून साजी भी मैं ला रहा हूँ, जो रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए मेरे बिल कौमी असम्बली में, और मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी का, मैं पार्लिमानी अफेयर्स कमेटी का, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से मेंबर भी हूँ। सवाल मेरा ये है, जो आप बात कर रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे काम है, ये यकीनन बल्दियाती इदारों का काम है, MNA MPA का काम नहीं है। अब चूंकि वो इख्तियारात उनके पास नहीं है, इस वजह से वो उधर गए। हम चाह रहे हैं कि ये सारे इख्तियारात, सिंध गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं है MPA MNA, सिंध गवर्नमेंट का मतलब बल्दियाती अदारे यकीनन फंड दे रहे। देखिए, एक वफाकी हुकूमत होता है, एक सूबाई हुकूमत है, उसके नीचे शहरी हुकूमत है। यानी फंड अगर वफाकी से सूबाई में आता है, सूबाई से शहरी में जाता है। MPA MNA का कानून में कोई फंड नहीं है। फंड्स के मामलात में तो इससे पहले भी हम देखते रहे कि वसीम अख्तर जो है वो कितना शोर मचाते रहे कि मेरे पास तो फंड्स ही नहीं है, और अब वो खुद यही कह रहे हैं, वो लोग सारे जो जितनी भी आपके अगेंस्ट जो पार्टीज हैं सिंध में अपोजिशन, तो वो ये कहते हैं कि जी अब जब ये मामला इन्होंने किया है, इस बिल का ये लेकर आए, तो इसमें तो और फंड्स की कमी होगी और हमें प्रॉब्लम होगी। पहले ही हम इतनी प्रॉब्लम का शिकार रहते थे। इस बिल का स्टडी किया होगा। आप मुझे एक शिक बता दो जो पिछली हुकूमत से चेंज है और वो सिंध के आवाम के और नीचे तबके के लिए वो काबिल कबूल, एक शिक बता दो। मैं तो बता रहा हूँ, जो पिछली हुकूमत में जो वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था, वो भी हमने दे दिया। मेयर का डायरेक्ट पहले बिल में पास हुआ था कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा। इन्होंने जब बात का, हमने उसके तजावीज मान ली। और मैं एक और बात बताऊं, इन सब बातों के बावजूद कि एक सीट वाले 99 को फिर लरगाल कर रहा है, ये जमहूरियत के आइन के खिलाफ है। फिर भी हमने जमात इस्लामी के साथ ये मीटिंग किए, हमने बार बार किए। हम MQM को भी आपके तवज्जुह से, PTI को भी आपके तवज्जुह से किया। अफरात तफरी में ये खून खराबा कराची ने बहुत देखा है। अब सुधर जाओ, अब ये दौर नहीं है। क्या आपका मतलब ये होगा कि आप यलगार कर देंगे? यलगार अब नहीं होने देंगे। यलगार इफ यू वांट। कादिर भाई, प्रॉब्लम ये है कि आप कह रहे हैं कि 99 बामुकाबला एक। सिर्फ जमात इस्लामी को एक क्यों गर्दान रहे हैं? हम 70 मेंबर है ना अपोजिशन के, वो 70 के 70 चीख रहे हैं। 70 रास्ते में है। 70 आपको याद होगा पिछले इलेक्शन, जब ये वसीम अख्तर के पास इख्तियारात थे, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो उसके साथ डिप्टी मेयर था अरशद वोहरा साहब, उन्होंने चैलेंज किया कि आपके पास इख्तियारात भी है, आपके पास फंड भी है, मुझे दे दो। याद हो फिर वसीम अख्तर साहब ने एक दिन के लिए उसको चैलेंज की, जो कि वापस ले लिया। वो शाम में ऐलान किया तो सुबह वापस थोड़ा दूसरी तरफ कर ले आप। तो बात ये है कि यही वो लोग हैं, ये आपस में, ये मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि ये अगर सिंध में नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वफाक के बैठे हुए हैं, वफाक हुकूमत में,
तो सिंध के लिए उसने क्या किया, एक तिनका की है, एक K4 मनसूबा जो कि अभी तक सिंध अपनी इसे का पैसे दे चुका है। और ये जो पीटीआई की हुकूमत ग्रीन लाइन के कराची के 7 अजला में एक जिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, आप कराची के रहने वाला हो, उसमें एक लकीर है और वो एक लकीर भी नवाज शरीफ साहब के दौर में 90% मुकम्मल हो चुका है और बकाया 10% के लिए उनको 3.5 साल लगे। पता बात क्या है? बात ये है कि उन्होंने एक लकीर तो खींच दी ना, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत 14 साल में ना तो 2 बसें भी नहीं दे सकी। सुन लो, ठीक है ना? मैं आपके साथ मान रहा हूं, मैं इस पे आपसे बहुत हाथ जोड़ के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट वाले मामले में तो कोई मामलात है ही नहीं। सर मैंने खुद जाके लोगों से बात की, बड़ी शिकायतें लोगों को, ताकि हम आगे बढ़े। यकीनन जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से वो खातिर ख्वाह हमने कारकर्दगी की है, बार बार मंसूबे बने, कैंसिल हो गए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कॉरिडोर के जो जाल है, आपको डेवलपमेंट के जो जाल है, आपको सिंध में अस्पताल जो दुनिया के वर्ल्ड लेवल के अस्पताल है, NICVD जो दुनिया भर से अफगानिस्तान से लोग आते हैं, आपका बेनजीर ट्रॉमा सेंटर नजर नहीं, 15 मंजिला बिल्डिंग, आपको गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर नजर नहीं आ रहा भाई, आपको थर में 800 आरो प्लांट नजर नहीं आ रहा। ये भी तो काम है, एक चीज पर थर वाली बात नहीं करनी। अभी ये विजिट करके आए, मैं 2 हफ्ते पहले होकर आया हूँ, आरो प्लांट बंद है। आप 2 हफ्ते को आपको पीटीआई वाले ले गए होगे, जब नहीं मेरे साथ सॉरी नहीं सॉरी आप किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा को ले, मैं ना पीपल्स पार्टी वाले के साथ जाऊंगा, एक तरफा ना चले, हमें लेके चले, हम आपको बताएंगे चले ना पिछले दिनों में मैं पीटीआई वाले के साथ, ना मैं पीपल्स पार्टी वाले के साथ गया, मैं अपने कैमरामैन के साथ गया हूँ। तो फिर वो पीटीआई वाला होगा ना, कैमरामैन पीटीआई वाला। नहीं सर, ये क्या सर? मेरे ख्याल से हमें गुफ्तगू का इस पे बहुत शुक्रिया कासिम भाई, थैंक यू सो मच। और ये चैलेंज कबूल रहा। बिल्कुल, मैं तो खुद चैलेंज करूँ आपको आज। मिट्टी से लेके नगर पार कर हर जगह आप जब प्रोग्राम लो मैं साथ चलने को। चले ठीक है जी। तो कादिर खान मंदोखेल हमारे साथ मौजूद थे और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है पीटीआई MQM ने मिलके कि इस कानून को, बल्दियाती कानून को वापस ले लें, लेकिन उसके बाद क्या होगा वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि सिचुएशन अब हाथ से थोड़ी कैसे निकलती जा रही है वो ऐसे। मुल्क का सबसे बड़ा शहर है कराची, यहाँ कोरोना का रोना ख़त्म नहीं हो सका है। मस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा सामने देखने में बिल्कुल, और इजाफा होता जा रहा है। 1 हफ्ते में कोरोना की शरह 15% से बढ़कर 40% के करीब पहुँच गई है। और कराची में घर घर में आपको नजर आएगा कि लोग बुखार और गले के दर्द में मुब्तला हैं, इस तरह की साइन एंड सिम्टम्स है। और हम देख सकते हैं कि फैसल भी एक जो है वो भी थोड़ा सा अपसेट है, उनकी तबीयत भी। तो एक अंदाजे के मुताबिक शहर की 40% तक आबादी बुखार में मुब्तला है। और सिंध हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद के ऐलानात अब तक ऐलानात तक ही महदूद हैं, जबकि अमली इक़दामात होते हुए कहीं भी नज़र नहीं आ सके। और अगर हम NCOC की बात करें तो हाँ, NCOC ने सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास आज तलब ज़रूर कर रखा है। देखते हैं कि आज क्या होने जा रहा है, जहाँ पर स्कूल बंद करने से मुतालिक भी फैसला किया जाएगा। अंदरूने मुल्क परवाज़ों, ट्रांसपोर्ट में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी भी आयद कर दी गई है। जबकि पाकिस्तान भर में अब तक 29,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर चुके हैं। दैट्स सो सैड टू हियर अबाउट दैट। जबकि मुस्बत केसेस की शरह 7% से जायद पर आ गई है। बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। हमने जिस तरह से वो एक इनिशियल ड्राइव देखी थी कि लोगों में भी अवेयरनेस आ रही थी, हम अपने शो के प्लेटफॉर्म से रोज़ाना आपसे दरख्वास्त कर रहे थे कि मास्क लगाएं और वैक्सीनेटेड हो जाएं और दीगर चीज़ें भी बहुत तरीके से अपने ज़िंदगी के मामलात लेके चलें, क्योंकि कोरोना इज़ हेयर टू स्टे और वो अब चेहरे और अशकाल बदल बदल के हमारे सामने आ रहा है। और आप देख सकते हैं कोरोना करता क्या है, वो शायद बजाते खुद इतना ज़्यादा लीथल ना हो जितना उन लोगों पे ज़्यादा अटैक करता है जिनकी बीमारी, किसी को डायबिटीज़ है तो उसने डायबिटीज़ पर अटैक किया और वो उनका शुगर लेवल बढ़ा दिया है, किसी को लंग्स में इशू है, कोई एजड है, किसी को हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मल्टीप्लाई कर देता है इस बीमारी को, जिससे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में आते हैं। तो कराची में कोरोना जो है वो जिस तेज़ी से फैल रहा है, इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती है। और सिचुएशन ऐसी है कि हमें अब बहुत ज़्यादा SOPs को फॉलो करना चाहिए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। क्यों? बिल्कुल, ये देखिए क्यों नहीं घबराना है आपने। बिल्कुल, तो इसी हवाले से हम आपको बताएंगे कि आपने क्यों नहीं घबराना है और क्या प्रिकॉशंस लेनी है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने नया दिन के लिए वक्त निकाला। सर, कोरोना एक दफ़ा फिर राइज कर रहा है और केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो सर, अब मज़ीद हमें किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, किस तरह एहतियात करनी चाहिए? और सर, अब जिस तरीके से हम जानते ही हैं ओवरऑल कि एक जनरल SOP है, मज़ीद स्ट्रिक्टली क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी होंगी कि बिल्कुल हम इससे निकल जाएं, बाहर आ जाएं? सर
जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी। तो निकल जाए, बाहर आ जाए, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने। सर लेकिन जहाँ एक्सपेक्ट तक तो कर सकते हैं ना सर, हम कोशिश तो की जा सकती है ना सर। जी बिल्कुल, जी एंड आई थिंक एसओपीज जो हैं वो वही हैं जो कि हम साल सब तो आई गेस 2 साल हो गए हैं, वही हम कह रहे हैं। आई थिंक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो एक रुझान है लोगों के अंदर कि भाई ओमिक्रॉन जो है वो थोड़ा-सा माइल्ड है, एक दफ़ा होके ख़त्म हो जाए ताकि हम जान छुटे। ये थोड़ा-सा गलत है क्योंकि सेकंड इन्फेक्शन, थर्ड इन्फेक्शन, फोर्थ इन्फेक्शन भी होते ही हैं। मगर ये बात आई थिंक ज़हन में बिठा लेने की ज़रूरत है कि जब केसेस बढ़ें तो उस वक़्त आप एसओपीज़ फ़ॉलो करें। जब केसेस कम हो, जैसे कि पिछले इससे 2-3 महीने थे हमारे पास, जिसमें आप एसओपीज़ बिल्कुल हल्के कर लें, तो ये पूरी ज़िंदगी वाला काम नहीं है। मगर अभी तो एहतियात करनी ही करनी है। अच्छा डॉक्टर फैसल, मैं इस कोरोना कोविड ये वाले मामला तुम काफ़ी इस पे बात कर चुके हैं। व्हाट्स विद दिस, ये जो नई लहर आई है कराची में, हर घर में एक बंदा बीमार है और ये जो स्पैन है ये एलोंगेट हुआ है। अब बुखार में शायद 2 दिन 3 दिन से छूट जाए, लेकिन हफ्ता भर लोग पहले फ्लू हो रहा है, फिर वो फ्लू नज़ले का पानी गले में गिरता है, गला ख़राब होता है, फिर बुखार। तो क्या ये चीज़ भी कोरोना की वजह से इंटेंसिफाई हुई है और इज इट समथिंग ओल्ड? नो, दिस इज ओल्ड। ये हमको मालूम है कि कोरोना की वजह से जो उसके अलामात होते हैं वो काफ़ी अर्सा तक रहते हैं। दिस इज समथिंग जो कि अमूमन हम लोग बात नहीं करते। हमारा पूरा स्ट्रेस होता है कितने लोग दाखिल में हैं, कितने लोगों की अमवात हुई है, मगर हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो कि काफ़ी अक्सरियत में जिनके कोरोना होने के बावजूद भी या बाद भी ठीक होने के बाद भी उनकी तबीयत तब भी ठीक नहीं होती। मुँह का जायका कुछ लोगों का सालों साल तक वापस नहीं आया है। थकावट, आपकी मेमोरी, इन सब चीज़ों पे भी असर होता है एंड ये तो हर वेरिएंट के साथ है अनफॉर्चुनेटली। सर अच्छा, एक सर हमने एक और चीज़ भी सुनी है ओमिक्रॉन के हवाले से कि ओमिक्रॉन जो है वो किसी तरीके से जो है वो बेनिफिशियल है, तो हमें कुछ ज़रा बताइए इसका क्या बैकग्राउंड है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्या जो है ये हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी और फिर उसके बाद एवरीबडी इन्फेक्टेड विद ओमिक्रॉन, तो सर कुछ क्या सिलसिला है, थोड़ा सा बताइए। यही चीज़ मुझे आज ही मैं किसी और से बात कर रहा था। चक्कर ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक दफ़ा आपको ओमिक्रॉन हो जाए तो आपको दोबारा नहीं होगा। अगर आपको याद पड़ता है चिकन पॉक्स जो है उसमें वैक्सीनेशन से पहले एक चिकन पॉक्स पार्टी होती थी कि किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया तो सारे बच्चे उससे मिलते थे ताकि उनको चिकन पॉक्स होकर ख़त्म हो जाए ताकि आगे जाके इनको मुसीबत ना हो। कोरोना वायरस ऐसा नहीं है, एक दफ़ा आपको हो जाए तो आपको सेकेंड इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है। बल्कि ओमिक्रॉन के साथ खास बात यह कि वो आपकी इम्यूनिटी को इवेड करता है। वो उसको पता है कि अगर आप कोविड से इम्यून है तो आपको फिर भी कैसे इन्फेक्ट करना है। It's like Dr. Faisal, it's like watching a movie and a very latest movie World War Z, जिसमें I don't know if you are a fan of a movie, but उस मूवी में दिखाया गया था कि आखिर में लोग अपने आप को इन्फ्लुएंजा और दीगर को इंजेक्ट करके so that वो zombies से डिसअपियर हो जाएं। So what I am thinking is this zombie is this coronavirus और लोग जो है वो ओमिक्रॉन जो है उनको होता रहे सो दैट वो ओमिक्रॉन का जो है वो हर्ड इम्यूनिटी पूरी क्रिएट हो जाए और हम उस ज़ॉम्बी से बच जाए। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग अ बिट सिनेमैटिक। No, but the truth is unfortunately कि ओमिक्रॉन होने के बाद भी आप नहीं बचे हुए। So it's not like एक दफ़ा आपको हो जाए तो then you're done with it, फिर आपका कोरोना खत्म हो गया। You can get corona again. I think the important thing is कि जब कोरोना पीक पे है, जब उसके नंबर्स बढ़े हुए हैं, तो आप एहतियात करें। बिल्कुल जैसे डेंगू होता है, जब डेंगू पीक पे होता है तो आप मच्छरों से एहतियात करते हैं, तो जब आप कोरोना पीक पे तो आप लोगों से एहतियात करें। जब कोरोना कम हो जाएगा then you're back to normal again. ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ऑब्वियसली हम सब इसी जो है वो कोरोना वायरस के साथ रह रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल हम कैसे मूव ऑन करें। वो शख्स जो कि हेल्दी है, वो शख्स जो कि इफेक्टेड नहीं है, उसको मज़ीद अपने आप को जो है वो सेफ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और जो लोग इफेक्टेड हैं उन लोगों के लिए क्या है आप सजेस्ट करेंगे। So, जो लोग इफेक्टेड हैं कोरोना के साथ वो ऑब्वियसली अपने डॉक्टर से रुजू करें। सिंपल ये है कि अमूमन अगर 5 दिन में आपकी तबीयत ठीक हो जाए, यानी कि बुखार वगैरह बेहतर है, तो देन यू रियली डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। कोई ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ हमने कोरोना में देखा है कि लोग ओवर ट्रीट, ओवर इन्वेस्टिगेट बहुत करते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे बचाएं अपनी इसके साथ। अगर 5 या 6 दिन से ऊपर हो गए तो फिर डॉक्टर से रुजू करें जस्ट टू मेक श्योर कि और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको कोरोना नहीं है वो एहतियात करें। डोंट वेट फॉर गवर्नमेंट SOPs एंड पॉलिसीज एक्सेट्रा। आप थोड़ा सा खुद ही जहन लगा के देखें कि ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ कि आपको कोरोना लग सकता है। बिकॉज अगर आपको हो जाए तो रिमेंबर आप भी एक
कोरोना का बस बन जाते हैं दूसरे लोगों को फैलाने के लिए। तो यू डोंट वांट टू बी द कैरियर ऑफ कोरोना, तो आप बस एहतियात करें एंड प्रोबेबली ओवर द नेक्स्ट प्रोबेबली 1 या 2 महीने में जब हमारे केसेस कम हो जाएंगे तो देन विल बी बैक टू नॉर्मल अगेन विद एवरीथिंग अगेन। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग। जैसे कि आपने कहा कि लोग ऐसी जगहों पे ना जाएं, कोरोना कैरियर ना बने, लेकिन अगर शहर कराची में ईद फेस्टिवल हो तो लोग पता नहीं कैसे ना जाएं। कोरोना केसेस की शरह 40% के करीब आ गई कराची में। इसके बावजूद 3 रोज़ा कराची ईद फेस्टिवल भी हुआ कराची में, रौनकें जारी रही इसकी। और क्या कुछ था यहाँ पे, किस तरीके से तमाम तर मामला चले। मेरी एंकर सबा यहाँ पे गई थी, उन्होंने क्या कुछ खाया और खाते हुए क्या मुझे याद किया या नहीं किया, जानिए। कराची ईद फेस्टिवल और यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है आकर। तो मैं डेफिनेटली आपको भी बताऊँगी कि यहाँ पर क्या कुछ है। और इतना हसीन मौसम हो रहा है, इतना ज़बरदस्त मौसम है और इतने अच्छे मौसम में ये खाने पीने की एक्टिविटी कराची ईद फेस्टिवल, मेरे ख्याल में ताज़ा हवा का झोंका है कराची आइट्स के लिए। और अच्छी बात ये है कि जब हम यहाँ पर अंदर एंटर हुए तो मैंने देखा बाकायदा SOPs के साथ सबने अपने अपने मास्क जो है वो वेयर किए हुए हैं और हर किसी को ये ख्याल है कि SOPs का ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर जब मैं अंदर एंटर हुई और देख रही थी तो लोग बड़े खुश नज़र आ रहे थे। और अभी चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके क्या तासुरात है, क्या रिएक्शंस है, क्योंकि कराची आइट्स के लिए कोई भी एक्टिविटी जब भी कराची शहर में होती है तो वो इसका बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो कई सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं और मज़े की जो खाने की खुशबुएं आ रही हैं वो मेरी एपेटाइट को भी बहुत इंक्रीज़ करी और डेफिनेटली मैं भी यहाँ से कुछ ट्राई करूँगी और आपको बताते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छी डिश कौन सी है और यहाँ पे आने वाले लोगों के क्या रिएक्शंस हैं। सो कम विद मी। कितने लोग तकरीबन आ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक रश है यहाँ पे। कैसा रिस्पांस है लोगों का? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और सही है। फुल SOPs मेंटेन की हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है। SOPs के साथ काम कर रहे हैं आप लोग? जी फुल कर रहे हैं, सबने मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज की हुई है, सबको 2 डबल शॉट्स लगी हुई है। कराची ईद फेस्टिवल मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हैं? जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी क्या क्या ट्राई किया? अभी तो हम आए हैं और अभी हमने कुछ ट्राई नहीं किया है। सही। लेकिन कैसा लगता है ये एक्टिविटी, इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी, इतने अच्छे मौसम? बहुत अच्छा लग रहा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है। सबसे मज़े की क्या चीज़ लगी? यहाँ पे बंस रोड की बन कबाब। बंस रोड की बन कबाब, जनाब देखें कितनी फेमस है बंस रोड की बन कबाब। ये अभी आप खा भी नहीं है आई गेस। ओके जी, सो व्हाट डू यू वांट टू से? मैं वही बोलूँगी कि इट्स अ गुड इवेंट बट आप जब तक SOPs फॉलो करें तो एवरीथिंग्स। सो हाउ मेनी स्टॉल यू ट्राई? आई ट्राई 3 स्टॉल्स राइट नाउ। ईद फेस्टिवल, कराची ईद फेस्टिवल, मज़ा आ रहा है अंकल? बहुत मज़ा आ रहा है और ये काफ़ी अर्से के बाद है। कोविड-19 के बाद तो पूरी ज़िंदगी सबकी बिल्कुल जेल में ही हो गई थी। कैसा लग रहा है? दोस्तों से भी पूछा होगा, सुना होगा, कैसा एटमॉस्फेयर है? बेटर है। कराची ईद फेस्टिवल मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। So fresh and so lively after a long time. तो what was the best meal अभी तक? Halim, I think. हलीम? Yeah. Okay. The best and मटका टी। तो कराची के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि प्रॉपर SOPs फॉलो हो रही हैं और इस तरह की जो एंटरटेनमेंट है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो होनी चाहिए। और हम भी तो यही कहते हैं कि कराची तो है ही रोशनियों का शहर और इसकी रौनकें ऐसे ही बहाल रहनी चाहिए। सारा, आपने क्या क्या कुछ खाया? आइसक्रीम खाइए। आपने क्या खाया? मैंने खाया फ्राइज खाया, कॉटन कैंडी खाई, मैंने नाचोस खाए, चोको खाया। क्या सोच के आए थे, क्या क्या खाना है घर से? हॉट डॉग। हॉट डॉग। और आपने क्या सोचा था कि मैं क्या खाऊंगी जाके? मैंने भी हॉट डॉग्स ही सोचे। हॉट डॉग्स ही सोचे थे। हेलो, क्या क्या खाया? मैंने हलीम और खाया था मैंने कॉटन कैंडी। ओके, एंड यू? Only ice cream. What are you having? Hot
कराची ईट फेस्टिवल, आई कैन सी यू एंजॉयिंग। कैसा लग रहा है? अच्छा है, न्यू एक्सपीरियंस 2 साल बाद, समथिंग न्यू। पिछली दफ़ा जो कॉन्सर्ट वगैरह होते थे, इस दफ़ा कॉन्सर्ट वगैरह नहीं है, तो वो रौनक नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा, गुड, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, कराची में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो डेफिनेटली कराची बहुत एंजॉय करते हैं। और अभी तक क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने ट्राई की हैं? We tried the dumplings from Just Mantis, so I'd say go for the boiled dumplings and this bora thali from Alawan. It's really good. And what about London dumpling yogurt sauce? Yogurt sauce is really good, but go for the boiled dumplings because I didn't really like the fried ones. She liked the fried ones. Okay, she likes it. Okay. And now, what do you want to say? It's worth it. We have tried nachos and it's really nice and the taste was very good. सारी फैमिली आई हुई है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही है? बहुत मज़ा आ रहा है। अभी क्या क्या ट्राई किया आप लोगों ने? हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ट्राई कर ली और काफ़ी अच्छा जा रहा है, और हमारा तो फर्स्ट टाइम है तो इसलिए हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है क्योंकि बहुत खुला है। कैसा लगता है इस तरह की एक्टिविटी जब कराची में होती है स्पेशली? बहुत अच्छी लगती है, बहुत एंगेजिंग होती है और बहुत अच्छा लगता है। और तो कराची में कुछ है नहीं इसके अलावा। तो क्या सोचा हुआ था घर से कि भाई ईद फेस्टिवल है, आज तो मैंने ये सारी डिशेस खानी है? मैंने मीट द चीज़ देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। वहाँ पे थिएटर भी था उसके साथ, तो डेफिनेटली वही ट्राई। देसी खाने हैं आज या कोई इंटरनेशनल? इंग्लिश खाना है आज। थोड़ा इंग्लिश खाना है। सही। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी मैंने नोटिस की है कि लोग एक बात के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और वो है लाइव कॉन्सर्ट। कि पहले यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट होता था लेकिन इस दफ़ा लाइव कॉन्सर्ट नहीं है, तो लोग खासे जो हैं वो थोड़े मायूस से नज़र आ रहे हैं कि हम खाना भी खाते जाते थे, कॉन्सर्ट भी इंजॉय करते थे, बट राइट नाउ यहाँ पर जो रौनक है वो बहुत अमेजिंग है। उससे आई गेस उसकी कमी महसूस नहीं हो रही। क्या क्या खाया आप लोगों ने? हॉट डॉग, पिज़्ज़ा, नगेट, बर्मा नगेट। अच्छा, चलें। और आप बताएं कैसा लग रहा है ईद फेस्टिवल? काफ़ी अच्छा लग रहा है, इट्स रियली गुड एंड आई एम हैप्पी कि कोविड के टाइम से भी इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है सब, इट्स रियली गुड। सही। तो अभी और कौन से स्टॉल ट्राई करने हैं आपने? हमें अभी चूरोस खाने थे तो अभी उसी के लिए जाएंगे हम लोग। तो देसी या फिर इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। और वैसे तो जो गुब्बारे हैं वो बच्चों के शौक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आके जो है ना, जब बलून्स की बात आती है तो सब ये भूल जाते हैं कि वो बड़े हो गए और अपने बचपन में वापस खो जाते हैं। और इन बलून्स को देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी अपने बचपन में वापस खो गई। इतने सारे स्टॉल्स हैं, तो कैसा लग रहा है, कैसा एटमॉस्फेयर है, लोगों का क्या कहना है? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत हैपनिंग एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। सही है। और SOPs वगैरह भी फॉलो कर रहे हैं? बहुत अच्छे से फॉलो हो रही हैं। इवन आते वक्त भी 3 जगह मुख्तलिफ जगह हमारे जो है वो सर्टिफिकेट्स चेक किए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स और बूस्टर शॉट्स भी यहाँ लग रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अप्रिशिएबल बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मास्क का भी बहुत यहाँ ख्याल किया जा रहा है, SOPs का भी बहुत। ऐसी एक्टिविटीज़ होते रहने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। So I'm having my tea after my dinner. तो यहाँ पे मैं आई और मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं हमने आपको दिखाया उनके बारे में भी कि वो कितना ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। उनका यही कहना है कि कराची में कराची ईद फेस्टिवल जैसी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो फ्रीक्वेंटली होती रहनी चाहिए ताकि कराची हाइट्स जो हैं यहाँ पर आके अच्छे खाने ट्राई करें। तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ। तो ये आखिर में आप क्या पी रही थी? ये जो कश्मीरी चाय। कश्मीरा, तो आपने सिर्फ चाय पी और कुछ नहीं खाया? नहीं, बिल्कुल मैंने खाया, क्यों नहीं खाया। क्या स्नैक्स वगैरह, स्नैक्स लिए थे मैंने। अब ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ तो एंड पे मुझे थोड़ा ठंड लगने लगी तो मैंने कहा कश्मीरी चाय ट्राई की जाए एंड दैट वाज ऑसम। तो पूरा एनवायरनमेंट कैसा रहा? वैसे तो आपने कैमरे के थ्रू बताया, हाँ। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त रहा, लोग भी आते रहे और बहुत लोगों ने एंजॉय किया। बिल्कुल, लोग भी आते रहे और बहुत लोगों ने एंजॉय भी किया। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आपने मुझे मिस किया था या नहीं किया था, मैंने बिल्कुल आपको मिस किया था क्योंकि आप खाने पीने के शौकीन हैं और वहाँ इतने सारे अच्छा, और ये बात हो ही रही है और हमारे प्रोड्यूसर ने मजीद खाने पीने दे, मतलब कि बिल्कुल भी जीने ना दें हमें। बिल्कुल। और आप मजीद जो है वो दिल ललचाए हमारा। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात ये थी कि लोग SOPs फॉलो कर रहे थे। बिल्कुल। और यही करना चाहिए बिकॉज ये जो एक्टिविटी है, इन एक्टिविटीज़ को जारी रखने का एक यही तरीका है कि आप तमाम के तमाम तर जो मामलात हैं
उनको अपने SOPs के साथ कैरी करें। अगर कहीं जा रहे हैं तो मास्क, मतलब आई मिस्ड सो मच। बिल्कुल, आपको जाना चाहिए था फैसल, आपको जाना चाहिए था। आप जाते हैं, आप बहुत एंजॉय करते हैं। वैसे मैं अगर यहाँ चला जाता तो अगले पूरा हफ्ते शो आप सोलो कर रही होती, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं ज़रा अपने आप, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है करने के लिए। बिल्कुल, आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले हम शो में एक ब्रेक ले रहे हैं। हाँ। तो ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। आपसे बात रही है हमारे साथ, देखते रहिए नया दिन। वेलकम बैक। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ हित्तक-ए-इज़्ज़त के मुकदमात। अदालत ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। हलीम आदिल शेख ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जैसे ही हमारा राब्ता होगा तो ये मामला है पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ हित्तक-ए-इज़्ज़त के मुकदमात। अदालत ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि हलीम आदिल शेख जो है उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस्तग़ासा के गवाहान को 13 फरवरी को तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर के खिलाफ हित्तक-ए-इज़्ज़त के मुकदमात सईद गनी ने ये मुकदमा दायर किए थे और अदालत ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर अब फर्द जुर्म आयद कर दी है। और ऐसे में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने इस्तग़ासा के गवाहान को 13 फरवरी को तलब कर लिया है। अदालती मामलात और इस हवाले से अहम डेवलपमेंट, अदालत ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। खबरदार होशियार, अवाम जाली हज बुकिंग करने वालों से बचें। वजारत मजहबी उमूर ने खबरदार किया है कि अवाम हज के नाम पर फ्रॉड करने वालों से होशियार रहें। हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान नहीं किया, न ही बुकिंग की इजाज़त दी है। बिल्कुल, अवाम हज बुकिंग के नाम पर किसी को पैसे मत दे। एलामिये में यह भी कहा गया है कि हज पर जाने के ख्वाहिशमंद बाकायदा ऐलान का इंतजार करें। जाली हज बुकिंग करने वालों की फौरी शिकायत दर्ज कराएं। हज के नाम पर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि वजारत मजहबी उमूर ने अवाम को जाली हज बुकिंग करने वालों से बचने का मशवरा दिया है। क्या आपके पास ऐसी कोई इतलात है कि ऑपरेटर्स बुकिंग कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि वजारत मजहबी उमूर ने ये जो ऐलान किया है, इश्तिहार दिया है, लोगों को कहा है कि वो ऐसे लोगों से बचें, तो कुछ इतलात ऐसी सामने आ रही हैं कि बाज़ लोगों ने हज की बुकिंग शुरू कर दी है, जबकि अभी तक हज पॉलिसी नहीं आई। सऊदी अरब की हुकूमत जो है वो इतलात ये हैं कि वो अगले माह में कोई हज पॉलिसी के हवाले से ऐलान करेंगे या जो भी तरतीब बनाएंगे। अभी तो कोई तरतीब सामने नहीं आई। तो जो वजारत मजहबी उमूर ने इश्तिहार दिया है और प्रेस रिलीज जारी की है और बार बार वो कह रहे हैं, तो उसका बुनियादी मकसद यही है कि लोगों को फ्रॉड से बचाया जाए। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में होता है कि लोग जो हैं वो अल्लाह के घर जाना चाहते हैं, वो हज अदा करना चाहते हैं, वो बैतुल्लाह में हाज़िरी देना चाहते हैं, तवाफ़ करना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे हाज़िर होना चाहते हैं। और यहाँ पर जिस तरह बाकी चीज़ों में हम दीन का, इस्लाम का जो है नाम इस्तेमाल करके अब कई लोग अपने मकासद हासिल करते हैं, इसी तरह हज का नाम लेके लोगों को, बेचारों को जो है लूट लिया जाता है। तो वजारत मजहबी उमूर ने इस पर बरवक्त कदम उठाया है और इसकी ज़रूरत महसूस की गई है। मैं भी आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो हज के मामले में जो है इंतज़ार करें। जब वजारत मजहबी उमूर को ये ऐलान करेगी तो उसके बाद जो है वो उसी तरतीब से उसको फॉलो करें, क्योंकि अभी आप देखें कोरोना की एक जो नई लहर आई है, इससे दुनिया परेशान है। अब सऊदी अरब की हुकूमत क्या पॉलिसी मुरतब करती है, क्या मुकम्मल फुल जो है वो 35-40 लाख लोगों पर मुश्तमिल हज होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें अभी वाज़े होनी है। उसकी तरतीब क्या होगी, उसके अय्याम कितने होंगे, उसकी रहने सहने का मामलात क्या होंगे, तो अभी तो कोई चीज़ सामने नहीं आई। अच्छा, ये बताइएगा कि हज के नाम पर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? ये जो बुकिंग करने वाले हैं
इनको वार्निंग भी दी गई है और ऐसे लोग जो हैं FIA जो है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई पहले भी करती है, अब भी करेगी। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो हज के नाम के ऊपर जिन्होंने कोई बुकिंग शुरू किया कि वो बाज आ जाएं, वरना हुकूमत उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। और इस हवाले से FIA जो है वो पहले ही कार्रवाई पहले भी वो करती है, पहले भी वो इन चीज़ों को देखती है और अगर ये लोग बाज ना आए तो लाजमन इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि हुकूमत की हज पॉलिसी का ऐलान जो है वो कब तक मुतवक्के है? देखिए, जब सऊदी अरब की हुकूमत अपनी पॉलिसी बता देगी, हमारे वज़ीर मजहबी अमूर जो हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब और वो और हमारी वजारत मजहबी अमूर, हमारे सेक्रेटरी मजहबी अमूर, हमारा सफारत खाना जो रियाज में है वो मुसलसल सऊदी अरब की वजारत मजहबी अमूर के साथ, सऊदी अरब के सफारत खाने के साथ राब्ते में हैं। और जो ही कोई इत्तला आएगी, जो ही कोई पॉलिसी सामने आएगी, इंशाअल्लाह इस हवाले से हमारी जो वजारत मजहबी अमूर और हज है वो पॉलिसी का ऐलान कर देगी। जब तक उस पॉलिसी का ऐलान नहीं होता, मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि हर अंदाज से एहतियात की जाए और लोग जो हैं बिलाशुबा लोगों के दिल के अंदर मोहब्बत है अर्ज़ हरमैन शरीफैन की, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ इंतज़ार कीजिए जब हुकूमत की पॉलिसी आ जाए उसके मुताबिक फ़ैसला कीजिए। बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बात बहुत अहम थी करने के लिए कि जो लोग भी इस वक्त हज बुकिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की पॉलिसी अभी सामने नहीं आई है तो वो इस फ्रॉड से बचें। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में शादी की तकरीब में फायरिंग, ऐसे में 2 भाई हलाक हो गए थे और ये वाक़या पेश आया। अब मफरूर मुलजिम आसिम सुलहरी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम की बारात में गोलियां चलाने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब ने, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये किस तरह का जो है माइंडसेट बन गया है, किस तरफ हम जा रहे हैं, लोग किस तरह से जश्न मनाते हैं कि उनकी खुशी किसी और के लिए ज़हमत का बाइस बन जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली सोसाइटी के अंदर जब कुछ नए पैटर्न आते हैं ना, अटेंशन ग्रैब करने के लिए, इसकी वजह से बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। अभी आप देखें सोशल मीडिया के जो ऑप्शन आए हैं, अभी आपके पास टिकटॉक है, स्नैक वीडियो है, उसमें ये इतना शदीद ट्रेंड बढ़ गया है कि आपको मेल में लड़के तो मिलते ही मिलते हैं ये असला उठा के फायरिंग करते, शो ऑफ करते हुए, लेकिन आपको फीमेल भी आजकल आपको इस तरह के केसेस आपके सामने आ रहे हैं कि फीमेल भी इस तरफ आ रही हैं। एक्चुअल पर्पस जो होता है ना, माइंडसेट है इसमें अटेंशन ग्रैब करना। अगर साइकोलॉजी में देखें तो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है, सच कोई ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। बिहेवियरल पैटर्न जो है ना इनका खराब हुआ हुआ है। जब किसी माशरे में सोशल कंट्रोल वीक हो जाता है ना, तब इस तरह के इश्यूज सामने आना शुरू होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने यकीनन बात की। अच्छा, ये सिर्फ टिकटॉक और इसके आने के बाद तो नहीं हुआ ना कि लोग फायरिंग करना उन्होंने आगाज़ कर दिया। शादी में पटाखे और इस तरह की चीज़ें करना, ये तो पहले से भी मामला थे। जी जी, अगर आप पीछे चले जाए ना 15-20 साल पहले, तो उस वक्त ये पटाखे तक ही महदूद थे लोग। हमारा जो कल्चर है ना KPK का या बलूचिस्तान का, वहाँ पे ये ट्रेंड ज्यादा था हवाई फायरिंग वाला। ये पंजाब में गुज़िश्ता कुछ सालों से ये काम शुरू हुआ है और उसमें दिखावा, आप देखें जहाँ फायरिंग होती है आपको वीडियो मिल जाती है ऑनलाइन, एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ये शो ऑफ है, शो ऑफ करने के लिए माइंडसेट बना हुआ है अपनी, वो उसको क्या कहते हैं, पावर को शो करने का, अथॉरिटी को शो करने का। जिस तरह हम ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना, चीजों को हायर लेवल पे शो करके अपनी अटेंशन ग्रैब करते हैं लोगों की, अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए। इसी तरह ये ट्रेंड अब इस तरफ जा रहा है, ये माइंडसेट बन गया है। पहले तो सिर्फ दुश्मनों तक महदूद था ना, दुश्मनों को आपने वो अपनी पावर शो करनी है, जैसे कबीलों में होता था या फिर KPK या बलूचिस्तान में होता था। अभी पंजाब में छोटे इवेंट्स के ऊपर आप देखें, शादियां नहीं भी हैं, न्यू ईयर नहीं भी है, आम लोग छत पे फायरिंग करके रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं सिर्फ अपनी पावर को शो ऑफ करने के लिए। ये माइंडसेट इस तरह का लोगों का अभी ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, और यूथ में ये बहुत ज्यादा हो रहा है।
ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यूथ में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, डॉक्टर साहब अगर हम बात करें टिकटॉक की या सोशल मीडिया की, ये एक अलग जो है वो प्रोस्पेक्टस है कि इसके ये एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन जब हम बात करते हैं शादियों की, वहाँ पर ये क्या माइंडसेट है कि अगर किसी की शादी है तो उसके भाई ने, उसके भतीजे ने फायरिंग ही करके खुशी का इजहार करना है, खुशी का इजहार करना है किसी और तरीके से भी तो किया जा सकता है। क्या वाकई अब हम खुशी के इजहार के लिए फायरिंग करेंगे और फिर वो फायरिंग, हमारी वो खुशी किसी के लिए जहमत बन जाए, किसी की जान चली जाए, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? इस चीज को कौन मेक श्योर करेगा कि आपकी खुशी किसी के लिए जहमत का बायस नहीं बनने जा रही है? देखिए, इसमें तो हमारे जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो लॉज हैं, एक्चुअली अगर आप लॉज में भी देखें तो आपके पास कोई डायरेक्ट इसके लिए लॉ नहीं है कि अगर शादी में फायरिंग करेंगे तो क्या होगा, या फिर न्यू ईयर पे फायरिंग करेंगे तो क्या होगा। लॉज हमारे पास है मैरिज का, शादी का, कि शादी को किस तरह से आपने इस तरह से कंडक्ट करना है कि आपके साथ जो बाकी लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो। उसमें ये आता है कि अगर वहां पे आप फायरिंग नहीं कर सकते, लोगों को हरासा नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको 3 माह की सजा मिलती है। अब अगर इस लेवल की सजा है तो किसी को 3 माह होती लेकिन डॉक्टर साहब, जहां आप माइंडसेट की बात कर रहे हैं वहीं पर अब सेल्फ एजुकेट होना पड़ेगा ना, इस माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि इससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। देखें, इस साल केपीके हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने इस हवाले से न्यू ईयर पे ना बड़ी अच्छी अवेयरनेस कैंपेन चलाई। इसमें मीडिया बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हमारे जो सोशल कंट्रोल के इंस्टीट्यूशंस है ना, उसमें हमारी फैमिली पहले नंबर पे आती है। अगर फैमिली इसमें अच्छा रोल प्ले करती है, सोशलाइजेशन अच्छी करती है बच्चों की, तो यहाँ तक लेवल नहीं आता। उसके बाद मीडिया का मेजर रोल मीडिया का है। अगर इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए कि जो हवाई फायरिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने गोली चलाई है तो वो आसमान में बादलों में गायब हो जाएगी, वो उतनी ही स्पीड से वापस आती है, हिट करती है और वापसी पे भी वो इंसान को नुकसान करती है, जान ले सकती है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें अब बात यह है ना कि इंसान की नफ्सियात जो है वो उसे कई चीज़ें करने पे मजबूर करती है, लेकिन वही नफ्सियात आपका जो है वही आपको ये भी कहती है कि आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि हवाई फायरिंग, बात यह है कि आप अपनी खुशी के चक्कर में दूसरों के आराम में कितना खलल डालते हैं। हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, चले तो टिकटॉक के बाद पंजाब में इस तरह का फायरिंग का रिवाज हो गया, हमारे माशरे में अगर किसी की शादी है और वो घर पे तकरीब कर रहा है तो दुनिया को बताना ज़रूरी है कि देखो मेरे यहाँ शादी हो रही है, इसलिए रात 12 के बाद, शहरी इलाकों में 12 के बाद, 1 के बाद भी लाउड आवाज़ में म्यूज़िक बजना, ये एक मामला। फिर हमारे चलें उस तरफ तो नहीं जाते, मजहबी जो हमारे यहाँ गैदरिंग्स होती हैं उनकी अपनी रीज़न्स हैं, लेकिन कोई सेलिब्रेशन हो गई तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये खुशी हमारी 4 दीवारी तक महदूद रहे। हम क्यों ये चीज़ इतना आगे ले गए हैं कि जी 12 के बाद, 1 के बाद, 2 बजे तक तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बज रहा है, लोग जो सोना चाह रहे हैं वो नहीं सो पा रहे हैं। यही चीज़ फिर आगे चलते 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 बड़ी होती जाती है। अगर इस स्नोबॉल इफ़ेक्ट को रोकना है तो हमें अपने आप की ही तरबियत पहले शुरू करनी है, ना कि हम इंतज़ार करें कि कब प्रॉपर कानून साजी आए, कब आपको बताया जाए। तो प्लीज़ इसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बताइए। देखिए जी, कानून साजी जो आपने बात की है, कानून है। अगर आपने फायरिंग के अलावा भी अगर आपने लाउड स्पीकर लगाया हुआ है या कोई ऊंची आवाज में कुछ लगाया हुआ है तो उसके लिए भी लॉज हैं। लॉज हर तरह के इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने करनी है या फैमिली ने करनी है। हर फैमिली अगर अच्छे से सोशलाइजेशन करे, बच्चों की कंट्रोल रखे, तो ये इस तरह के मामला नहीं आ सकते। देखिए, कुछ मुल्कों में हवाई फायरिंग की जो सजा है वो 10 साल तक है, और इस सूरत में अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके लिए कत्ल वाला केस चलता है। ये हमारे जहाँ जो केस चलते हैं शुबा वाले या फिर गलती हो गई, ये वाले केस नहीं चलते, इसलिए वहां पे आपको इसकी प्रिवेलेंस नजर भी नहीं आती है। हमारे यहाँ अगर यानी कि कानून इतना इस हवाले से वीक है लॉ होने के बावजूद, यानी कि इसमें उतनी गुंजाइश है कि लोग इसको बोथरी नहीं करते हैं। लोग कहते हैं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ले जाएंगे, दूसरे दिन जमानत हो जाएगी। तो कानून अगर इस पे जो हमारे लॉज बने हुए हैं, ऑलरेडी नए लॉज बनाने की जरूरत नहीं है, जो बने हुए हैं उसको ठीक तरह से इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। लोगों को तालीम तो है, शऊर देना शुरू कर दें। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि मेजॉरिटी को पता ही नहीं होगा कि गोली डायरेक्ट जाके नुकसान पहुंचाती है, या ये जो हवाई फायरिंग करते हैं वापसी पे आके भी लोगों को गोली नुकसान पहुंचा सकती है, जान ले सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब आपका। और बिल्कुल बहुत वो ठीक बात कह रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अगर अपनी कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसमें आप ख्याल रखें कि कोई दूसरा जो है वो उससे मुतासर नहीं हो, और जो लॉज बने हुए हैं
उनको ही, उन्हीं के ऊपर अगर ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ख़त्म हो सकती हैं, कई जानें बच सकती हैं। हम यही देखते हैं कि आए दिन जो है वो अगर न्यू ईयर है या फिर किसी की शादी है या फिर कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, तो उसमें अगर एक तरफ खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं तो किसी दूसरे घर में जो है वो सफ़े मातम भी भिज जाती है। और ज़रा सी लापरवाही की वजह से, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, लोग अपने आप को सेल्फ एजुकेट नहीं करते, लोगों को पता नहीं है कि हम इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करें ताकि दूसरों को परेशानी नहीं हो। तो एक और अहम मामला, एक और गौर तलब बात जो कि अभी हम आपके साथ में करते हैं कि एक तरफ महंगाई की दुहाइयाँ हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, शरह सूद भी बढ़ चुकी है, गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा हुआ है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो रही है, मगर दूसरी जानिब हैरत अंगेज़ तौर पर कारों की फ़रोख्त में तेज़ी देखी जा रही है। और हर साल दिसंबर में गाड़ियों की फ़रोख्त भी कुछ कम हो जाती है, मगर दिसंबर 2021 में पिछले साल के मुकाबले में 96% गाड़ियां जो हैं वो ज़्यादा फ़रोख्त हुई हैं। तो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2020 में 15,000 कार्स बुक हुई थी, जबकि दिसंबर 2021 में 27,300 से ज़ायद गाड़ियाँ बुक कराई गई। तज्ज़ियाकारों ने गाड़ियों के फ़रोख्त में इजाफे की बड़ी वजह मिनी बजट को करार दिया। उनका कहना है कि मिनी बजट में गाड़ियों पर टैक्स में इजाफे का सुनकर सार्फिन ने ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ बुक करवा ली। दूसरी जानिब जुलाई से दिसंबर में कार्स की फ़रोख्त में 71% इजाफा हुआ। इस सब पे हम बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। मुझे ज़रा बताएं कि एक तरफ महंगाई हो रही है, रो रहे हैं सारे, दूसरी जानिब कार्स की जो फ़रोख्त की तादाद है उसमें इजाफा होता जा रहा है, कैसे समझाएंगे इस फिनोमेना को हमें? असल में ये जो लोकल असेंबलर माफिया है ना, ये अपने आदाद व शुमार ऐसे बताता है कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के अलावा लोगों के पास कुछ और ख़रीदने के लिए नहीं है। हाँ। देखें, मैं कई अरसे से कहता आया हूँ कि गाड़ी जो है वो नेसेसरी है, लग्जरी नहीं है। लेकिन बदनसीबी से आज आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी लग्जरी है, नेसेसरी नहीं है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है भाई गाड़ी। एक तरफ लोकल असेंबलर माफिया जो कीमतें बढ़ा रहा है बगैर किसी वजह की, एक तरफ हुकूमत ने जो है वो टैक्सेस बढ़ा दिए। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करता आया हूँ कि जिसके 3-4 बच्चे हैं या बीवी हैं, यार वो भी तो इंसान है, उनको भी एक गाड़ी चाहिए। आपकी ट्रांसपोर्ट इस काबिल नहीं है कि लोग उसमें सफ़र कर सकें। क्यों नहीं हुकूमत जो है इस तरफ फोकस करती? बड़ा अरसा हो गया, आप कहेंगे कि यार बगैर नाम के आप जो है ना बात करें, लेकिन मैं रह नहीं सकता। सुजुकी को आज 40 साल हो गए, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, असेंबलर्स हैं। टोयोटा और होंडा को 32 साल हो गए, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। मेड इन पाकिस्तान आज तक हम गाड़ी बनाने में नाकाम रहे हैं। आज तक हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। एक तरफ हम F16 जो है वो रिपेयर कर लेते हैं, थंडर 17 जो है वो हम खुद बना लेते हैं। ये कौन सी साइंस है जो गाड़ी हम अपने मुल्क में नहीं बना सकते? सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी हुकूमत की उन इदारों की जिसमें EDP सबसे पहले है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन और जो है वो इंडस्ट्रीज़, ये सबसे बड़ी इसकी कसूरवार है। जो डिलीशन प्रोग्राम पर 80s, 81 और 82 के अंदर सुजुकी ने जब साइन किया तो पाक सुजुकी हो गई, और उसके डिलीशन प्रोग्राम में लिखा हुआ है आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी और हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। हुई आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये बदनसीबी हमारी लोकल असेंबलर्स को भी मैं जहाँ कसूरवार ठहराऊंगा, वहाँ इनका जो वेंडर है, असल जो वेंडर माफिया है, उसमें ये सलाहियतें नहीं है। अच्छा देखें, गाड़ी कब सस्ती होगी? जब तक मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं होगी। बिल्कुल। और जब तक रॉ मटेरियल हमारे मुल्क का हम इस्तेमाल नहीं होगा। हम करोड़ों अरबों डॉलर, एक तरफ हमारा एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करके डॉलर ला रहा है, दूसरी तरफ ये जो माफिया बैठा है ये इंपोर्ट करके वो डॉलर सारा वहाँ लगा रहा है। एक तरफ वजीर आजम कह रहे हैं डॉलर बचाना है, एक तरफ वजीर खजाना कहते हैं डॉलर बचाना है। कैसे बचेगा? बच ही नहीं सकता जब तक आप, जैसे देखें हमारी जो यूज कार बाहर से आती है, TR बैगेज गिफ्ट कहते हैं, वो गाड़ी के साथ डॉलर ड्यूटी लेके आ रही है। क्यों नहीं हुकूमत इन तमाम लोकल असेंबलर्स को, जितने नए पुराने प्लेयर, क्योंकि एक ही रंग में रंगे हैं, इनके मुंह खंड लग चुका है, ये लूट मार में लगे हुए। बिजनेसमैन का काम है कारोबार करना, लूट मार करना नहीं। हमारे मुल्क में ही लूट मार हो रही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये ऑटोमोबाइल का जो काम है ना, ये हमारे मुल्क में जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है।
इतना पैसा है, अगर ये इंसान बने और मैन्युफैक्चरिंग करें, लोगों की कुव्वत खरीद में गाड़ी दें। तो सर फिर कैसे इनिशिएट करें इसको, किस तरीके से हम खुद मुख्तार हों, किस तरीके से हमारे भी अपने रॉ मटेरियल्स हों, किस तरीके से हमारी भी अपनी प्रोडक्ट हो, हम भी कह सकें जी ये मेड इन पाकिस्तान गाड़ियां हैं, हमारी अपनी है, सस्ती हैं, अचीवेबल है, क्या करना चाहिए? देखें, मैं फिर मिसाल दूंगा पड़ोस मुल्क की। अच्छा, पड़ोस मुल्क इंडिया की। आज हमारी जो सुजुकी जो अल्टो है वो 17.5 लाख प्लस, अब कुछ टैक्स बढ़ गया तो 18 साढ़े 18 लाख, 3 लाख रुपए उस पे ऑन चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग। यही गाड़ी मारुति भारत वन के नाम से 3.25 लाख की है, अगर उनका रुपया स्ट्रांग है तो 7.5 लाख की गाड़ी है, लेकिन वो 100% मैन्युफैक्चरर है, 100% मेड इन इंडिया है। भाई कितना डिफरेंस आया ये पैसों का? तकरीबन आप समझ लें 13 लाख 14 लाख रुपए का। आप कहाँ मतलब बैठे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मैं चाहूंगा ना, इस जरा हम यहीं पे रुक जाए। आपने जिस गाड़ी की विदाउट नेम, उसमें आप बैठने के काबिल नहीं है, सेफ्टी स्टैंडर्ड कोई नहीं। मैं तो नहीं बैठ सकता। सेफ्टी स्टैंडर्ड तो एक तरफ, अगर मियाँ बीवी 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे के लिए क्या करे, रक्षा करा ले, क्या करे वो? सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड पे। जीरो है, जीरो। अच्छा, उसकी मेक, जब आप जाके उसका बोनट ऐसे बजाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि ढोलक बजा रहे हैं, ढोलक। सही कह रहे हैं। ये इंपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल, और इतना शानदार मटेरियल हम कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा हाईवे पे एक बहुत ही मशहूर ब्रांड की, बहुत ही नए ब्रांड की गाड़ी, वो यूं आधे टुकड़े हो गई थी, यूं 2 टुकड़े हो गई थी। तो ये गाड़ी चला रहे थे कि अंडा फोड़ रहे थे कि वो 2 टुकड़े हो गई। सही। अब आप अपनी बात कंटिन्यू देखें, ये बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। इसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? हमारे मुल्क में इदारे हैं, ईडीपी है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है, उसका ये काम है। ये जो तनख्वाहें लेते हैं ना, ये इसी काम के लिए लेते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी देखें, हम कितने मतलब वो हो गए किरदार कि अब इस डिपार्टमेंट को भी चलाने वाला कौन है? लोकल असेंबलर। ईडीपी का जो चेयरमैन है वो लोकल असेंबलर का करता धरता है, और जो ईडीपी के जो लोग हैं वो बस अल्लाह रहम करे, वो वहाँ से भी तनख्वाह ले रहे हैं, यहाँ से भी तनख्वाह ले रहे हैं, वो उनके मुफाद में पॉलिसियाँ बना रहे हैं। जब तक आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जब तक इस पर मेंबर नेशनल असेंबली, सेनेट के लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस के लिए रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जी आप आम पब्लिक को ले लें, लेकिन जब तक आप क्वालिटी नहीं बनाएंगे, आज तक आप गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं कर सके, और अब जो पॉलिसी आई है 21 और 26 की, उसमें आपने इनको टारगेट दिया है कि जी आपने एक्सपोर्ट करना है। ये वैसे ही बात है, घर में आटा नहीं है, माँ को कह रहे हैं पूरियां पकाओ जी, आपकी गाड़ी खरीदेगा कौन? आप तो इस काबिल भी नहीं है कि आप इंडिया के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में, और अब तो आप देखें वियतनाम और कंबोडिया जैसे ममालिक जो हम कहते थे कि यार 100 साल हमसे पीछे हैं, वो गाड़ियां वहां पर असेंबल्ड और मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया को बेच रहे हैं। वो वियतनाम जहां पे अमेरिका ने तबाही मचाई हुई थी, और वो भी अब हमसे आगे निकल गया मैन्युफैक्चरिंग में। आप देखें, मतलब आप क्या बेचेंगे गाड़ियां, किसको बेचेंगे आप? आपकी गाड़ियां कौन खरीदे? आपके मुल्क की आवाम को तो आपको ये अच्छी गाड़ी दे दें। तो अच्छा ये बताइएगा, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं इस सारे डिपार्टमेंट के, आपकी उनसे कोई बात हुई? क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्यों नहीं इनिशिएट हो पाता, क्यों नहीं कर पाते? ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं जो आपने जिनका जिक्र किया, बट अभी राइट नाउ क्या सूरत हाल? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 4 आने लगा के 12 नहीं कमा रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं? ये बहुत, मैं अच्छे अल्फाज में बात नहीं कर रहा, यानी 4 आने लगा के 12 नहीं कमा रहे। इनके मुंह खून लग चुका है। इनको चेक एंड बैलेंस के लिए लोग हमें अच्छे लाने पड़ेंगे। इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, इनकी चॉइस के लोगों को पोस्टिट कर देते हैं, वो इनके मतलब की पॉलिसियाँ बनाते हैं। देखें, जब तक आप अपने मुल्क की आवाम, आपके मुल्क की ज़रूरत क्या है? 10 लाख गाड़ियाँ, आज 3.5 लाख गाड़ियों तक ये असेंबल्ड, नो मैन्युफैक्चर, और टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत 30, 35, 40 हज़ार गाड़ियाँ आती हैं, फिर भी 6 लाख गाड़ियों की आपको मजीद ज़रूरत है। अब वो लोग क्या करते हैं? कुव्वत खरीद में नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल जो पुरानी गाड़ियाँ रोडों पे चल रही हैं वो खरीदने पे मजबूर हैं। यानी कि शहजाद साहब, ये जो अदाद-ओ-शुमार इस वक्त सामने आ रहे हैं कि पिछले साल के दिसंबर में गाड़ियों की तादाद उससे पिछले साल के दिसंबर में ज़्यादा थी, ये अदाद-ओ-शुमार सही नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊँ जी, अब आ जाएँ आप कोविड-20 में 9 महीने इनकी फैक्ट्रियां बंद रही हैं, वो पूरे साल का जो लोड है वो इस साल पे आ गया, 21 के साल पे। ये मैं मतलब मैं इनके करतूतों को बताना चाहता हूँ मैं कि वो जो लोड आ गया, अब आप बिलीव करेंगे
जिन लोगों ने जुलाई अगस्त में जो गाड़ियां बुक कराई हैं ना, आज हम 15, 16, 17 जनवरी की बात कर रहे हैं, आज तक उनको गाड़ियां नहीं मिली। ये कौन सी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, पिछले साल की गाड़ियों का लोड इधर से उठा के उधर कर दिए। और क्या, इनका काम ही यही है। अच्छा, हुकूमत को हुकूमत को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखें जी हम बड़ा पैसा, भाई क्या पैसा कमा के दे रहे हो आप? गाड़ी बेच रहे हो पाकिस्तानी रुपीस में और सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट कर रहे हो डॉलर में। आप तो हुकूमत का भट्टा बिठा देंगे। बिठा दिया आपने। इससे पहले कि मैं आपसे ओन मनी पे बात करूं, ये जो जिस पॉलिसी का आपने जिक्र किया 21-26 वाली, उसमें एक बड़ी हाईलाइट चीज़ ये थी कि इस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा लोगों को 1000 सीसी से नीचे वाली जितनी गाड़ियाँ हैं उस पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो ये बेनिफिशियल नहीं है? नहीं, अब तो उल्टा हो गया ना, मिनी बजट आ गया ना, भूल गए आप? जी, मिनी बजट के अंदर वो तमाम लोकल गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, तमाम गाड़ियों पे बढ़ा दिए, इंपोर्टेड के ऊपर भी बढ़ा दिए। ऐसे नहीं है। अभी जो इन्होंने जो टारगेट पूरा करना है शायद 730 अरब रुपए का या जो भी है, वो टारगेट पूरा करने के लिए तमाम बेनिफिट जितने भी इन्होंने दिए थे वो विड्रॉ करके ख़त्म कर दिए हैं। तो अब टैक्सेस बढ़ गए, अब उसकी वजह से कीमतें भी बढ़ेंगी, मज़ीद बढ़ेंगी। तो अवाम ये तैयार हैं कि आज के बाद, क्योंकि असेंबली ने पास करना था वही पास हो गया, अब टैक्सेस जो है वो जो जिसके ऊपर 0 था 2.5% आ गया है 1300 सीसी तक। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मिनी बजट में अब इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, अब कीमतें भी डेफिनेटली बढ़ेंगी, तो फिर जुलाई से दिसंबर में कारों की फरोख्त में भी 71% तक इजाफा हुआ है और हम मजीद देखते हैं कि जो इसकी जो सेलिंग है वो इंक्रीज होती जा रही है। ये थोड़ा सा ज़रा अच्छा, अब आपको एक मज़ेदार बात बताऊं। जी, ये गाड़ियों की बुकिंग आप भी कह रहे हैं माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा हो रहा है, हम भी कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो रहा है। ये बेसिक जो गाड़ियां बुक कराने वाली कौन है? आम पब्लिक थोड़ी है। आपकी तो गाड़ी बुक नहीं होगी, आप ट्राई कर लें। ये सारा इनका इन्वेस्टर है जो ब्लैक में गाड़ियां बेचता है और इनको कमा के दे रहा है। 100 खरब यानी 100 अरब 1 खरब रुपया सालाना ब्लैक मार्केटिंग की नज़र होता है। कहाँ हुकूमत? वज़ीर ख़जाना साहब इस मामले में तो बड़े अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि हमने हाथ डालना है तो डालें ना। फिर प्रायोरिटी पे गाड़ियां निकलती हैं, जिस तरह आप ट्रक्स की सेल में भी इजाफा हुआ है, वो तो जेन्युइन है। देखो वो जेन्युइन है, उसके लिए तो वो जेन्युइन है। ऐसे ही हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मामला थोड़े से आप समझें कि दूर दराज इलाकों के लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए निज़ाम में इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही तो है। देखें, मैं जो बात असल करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ी दें। और कैसे आ सकती है क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ी? ये लोकल असम्बलर जो सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट कर रहा है, इनसे कहा जाए कि अपने डॉलर का इंतज़ाम करें। जैसे हम यूज़ कार लाते हैं बाहर से TR बैगेज और गिफ्ट के तहत, गाड़ी के साथ हम डॉलर भी लाते हैं, अपना डॉलर खुद पैदा करें ताकि हुकूमत डॉलर को संभाले और जो कर्जे देने या दूसरे मामलात हैं उसमें ये काम आए। अभी 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए इनकी सीकेडी एसकेडी असेंबली और CBU $2 बिलियन की CBU गाड़ियाँ आई हैं, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ। और वो गाड़ियाँ जो हमारे मुल्क की वो जो आवाम है जो छोटी गाड़ियाँ लेना चाहती है उनके लिए नहीं आई। ये 99% सारी जीपें हैं इसमें। और वो कैसे आ गई हमारे मुल्क में? $1.6 बिलियन की सीकेडी एसकेडी असेंबली इन्होंने इंपोर्ट की है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? एक तरफ हम कह रहे हैं जी पैसा बचाना है, डॉलर बचाना है, डॉलर हम देखें आवाम के लिए एक ही रास्ता है आवाम को सस्ती गाड़ी देने के लिए। TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ी भी आ रही है, डॉलर ड्यूटी भी ला रही है, हुकूमत उसके ऊपर लोगों को सहूलतें दें और हुकूमत अपने टैक्सेस भी बढ़ाए। आप सहूलत की बात कर रहे हैं, मैं सहूलत क्या लूँ कि जब मेरे वाली वारिस जो हैं वो एक स्लो प्रोसीजर को तेज़ करने में नाकाम है। ओन मनी बहुत से लोग अगर नहीं जानते, वो पैसा कि जो डीलर को आप देते कि 5-6 महीने की बुकिंग के बाद अगर गाड़ी मिलनी है वो फ़ौरन से मिल जाए। मुझे बताएं शहजाद साहब आज सीधा कि वाकई 5-6 महीने लगते हैं डिलीवरी में या फिर इस प्रोसेस को जानबूझ के स्लो किया जाता है ताकि लोग झंझला के बोले यार ये रखो 3 लाख, ये रखो 7 लाख, अभी के अभी गाड़ी। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये मैं आपकी बात से एग्री हूँ। लोगों को इतना टेंशन दे दी जाती है। एक बड़ी मशहूर एंकर हमारे एक टीवी की रही हैं, वो मुझे कहती है फ़ोन करके, भाई मेरी गाड़ी दिलवा दें। आज उसको 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए, यानी वो बेचारी खुद ने भी बड़ी कोशिश की है और सुजुकी आल्टो उसको नहीं मिल पा रही। आप ये देखें ये इनके मुंह खुलने लग चुका है। जो ब्लैक मार्केटिंग की नालत है ना, ये जो ब्लैक मार्केटिंग का जो ये इन्होंने जो खून लग गया है ना इनके मुंह, ये पुरानों के साथ तो लगा हुआ ही, जो नए जितने आए पिकांटो
8 महीने लिख के दे रहे हैं कि जी 8 महीने बाद अगर आप बुक कराते तो हम देंगे, यानी सोचेंगे। ये नहीं कह रहा कि मैं दे दूंगा आपको। उस पर भी आज अगर आप लेने जाएं 3 लाख रुपए ऑन है उस पर, आप कहाँ हैं? अच्छा, छोटी गाड़ी आपके मुल्क में कोई बना नहीं रहा, बड़ी गाड़ियां लेने वाले कितने लोग हैं? आप 25 करोड़ की आबादी के अंदर आप 3.5 लाख गाड़ियां बेच के कह रहे जी हमने बड़ा कमाल किया। ओ भाई, कोई कमाल नहीं किया। खुदा के लिए आप लोग वो काम करें जो मेमन बरादरी करती है, कम प्रॉफिट सेल ज़्यादा। आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, आपके वही प्रॉफिट और मार्जिन हो जाएंगे। आप इस तरफ आएँ तो सही, आप पाकिस्तानी बने तो सही, आप मुसलमान बने तो सही। आप पता नहीं किसके काम के ऊपर, किसके एजेंडे के ऊपर आप काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि सबसे पहले मुल्क जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, सबसे पहले आप उसके लिए कुछ करें, वरना हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इन तमाम चीज़ों को आप 1 साल के लिए बैन करें, ताकि लोगों के लिए सहूलत और सहूलत के लिए आप ओपन करें ना। ठीक है, आप जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियां आ रही हैं आप उसको ओपन करें। वो गाड़ियां जो आ रही हैं वो अपनी डॉलर ड्यूटी लेके आ रही हैं। आवाम को आप जब भी सस्ती गाड़ी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एजम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। ओन मनी से लेके गाड़ियों के सेल में इजाफे तक जो भी गोरख धंधा था वो हमने आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं। ज़ुबान से सिर्फ लफ्ज़ अदा करना कमाल नहीं, मज़ा तो तब है कि जब हम बात करें तो हमारे अल्फाज में कोई बात भी हो, और ये ऐसा फ़न है जो अनवर मकसूद से बेहतर कोई नहीं जानता। अनवर मकसूद ने टीवी पर अपने सफ़र का आगाज़ 1970 की दहाई में किया और ऐसे बेशुमार ड्रामे और मज़ाहिया प्रोग्राम्स तहरीर किए जो हमेशा के लिए देखने वालों के जहनों पर नक्श होकर रह गए हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद ने अनवर मकसूद का ये इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में मुख्तलिफ हवालों से बातचीत भी हुई है। आइए आपको ये इंटरव्यू दिखाते हैं। अनवर मकसूद पाकिस्तान में टेलीविज़न और अदब की दुनिया का एक ऐसा नाम है कि अगर ये कहा जाए कि उनके तस्करे के बग़ैर पाकिस्तान में ना ही टेलीविज़न की तारीख़ मुकम्मल हो सकती है और ना ही अदब की, तो यकीनन गलत नहीं होगा। अनवर भाई से एक तवील सफ़र है उनका ज़िंदगी का, तकरीबन 50 साल से ज़्यादा तवील, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ नौइयत के काम किए, मुख्तलिफ़ नौइयत की चीज़ें लिखी, जिन्हें हर उम्र के नाजरीन में, हर उम्र के पढ़ने वालों में बे इंतहा अप्रिशिएट किया गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना अनवर भाई के साथ एक नशिस्त का एहतमाम किया जाए और उनसे उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की जाए। अच्छा अनवर भाई, ये बताइए कि 50-50 पाकिस्तान में टेलीविज़न की दुनिया का एक ऐसा शो था जो आपके करियर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो क्या समझते हैं आप? थोड़ा सा हमारे नाजरीन को, जो आज की जनरेशन है, उनको बताएं कि इसकी मकबूलियत की वजह क्या थी, जो बेपनाह मकबूलियत इस शो को हासिल हुई। 50-50 78 में शुरू हुआ था, और आज अगर करना पड़े उस प्रोग्राम तो फिर किसी फ़ौजी सरबराह की ज़रूरत होगी, जो कि अब मुश्किल नज़र आ रहा है। जमहूरियत आ गई है। म्यूज़िक का शौक़ मुझे भी था। अरशद गिटार बजाते थे, सजगप टाल मटोल करके आए थे कराची, मैं लेके आया उनको। तो एक दिन शोएब मंसूर और ये मेरे घर आए और कहने लगे कि एक प्रोग्राम शुरू करना है 50-50 और आप लिखें। मैंने कहा मैं क्या लिखूँगा, मैं नहीं लिखता टीवी के लिए, मैं तो संजीदा लिखता हूँ। मैंने ज़िया मोहिद्दीन के लिए लिखा है, और PTV का पहला लॉन्ग प्ले जो था उसका मैं हीरो था, मेहमान का। बोले नहीं लिखें। फिर मैंने 50-50 लिखा। उसमें 2 गाने होते थे, 25 मिनट का प्रोग्राम था, और बाकी 20 मिनट मुझे लिखना पड़ता था। तो एक टीम बनाई, उसमें माजिद जहांगीर, ज़ेबा शहनाज, इस्माइल तारा, अरशद महमूद, मैं भी होता था। तो वो प्रोग्राम हिट हो गया और वो इतना मशहूर हुआ क्योंकि ये लोग, मैं अपने बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी जगह कोई और भी लिखता वो प्रोग्राम, जब तक स्क्रिप्ट नहीं हो किसी भी मज़ाहिया प्रोग्राम में वो पसंद नहीं आता लोगों को। अगर फिर बेहूदगी शुरू हो जाती है, भोंडा मजाक शुरू हो जाता है। मैंने 16 प्रोग्राम किए। 16 प्रोग्राम में ख़त्म होने मतलब हो गए जब, तो
जनरल मुजीब थे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, वज़ीर थे मुल्क के वो इंफॉर्मेशन के। तो पूरी टीम को ज़िया उल हक़ ने बुलाया, ज़िया साहब ने बुलाया इस्लामाबाद इनाम देने के लिए, मुझे नहीं बुलाया। तो मैंने पूछा मुजीबुर रहमान साहब से कि सारी टीम जा रही है इस्लामाबाद, तो मुझे नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ये मज़ाहिया प्रोग्राम में लिखने वाले का क्या काम, वो तो एक्टिंग होती है। अरे मैंने कहा ये मैं बिल्कुल भूल गया था, ये दिमाग में क्यों नहीं आया मेरे। खैर वो प्रोग्राम अभी भी लोग देखते हैं, उसको लोग पसंद करते हैं। बड़े अच्छे एक्टिंग की, इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, ज़ेबा, जिन सब ने भी छोटे छोटे रोल्स में भी आते थे लोग, लतीफ़ कबाड़िया। आपने जो मज़ा लिखा 50-50 के अंदर, वो इतना शुस्ता उर्दू के अंदर था और इतनी खूबसूरत ज़बान के अंदर था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप जो हैं अखलाक के दायरे से, ज़बान की हदूद से बाहर भी नहीं निकल रहे और उसके बावजूद इतनी खूबसूरत तरीके से अपनी बात जो है वो देखने वाले तक पहुंचा भी रहे हैं? बेहूदगी लिखना बहुत आसान है। सटायर जो है उसमें आप बड़े मज़े से बात भी कहे जाते हैं और लोगों को मतलब अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें बेहूदगी कहीं एलिमेंट है। बुराई हर चीज़ की होती थी, जो कि सिस्टम हमारे यहाँ चला आ रहा था, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे कस्टम हो, चाहे सरकारी इदारे हों, चाहे डॉक्टर्स हों। 50-50 में हमने हर एक के साथ, कुछ वकीलों के साथ सब कुछ किया। और फिर वो प्रोग्राम चलता रहा। फिर वो जो लिखते थे वहाँ बैठ के लोग, काम एक्टिंग करते थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। वो एक एक स्क्रिप्ट लिख के लाते थे, वो सब स्टेज पे काम करते थे। फिर उसमें स्टेज का एलिमेंट आ गया, जो मजाक स्टेज का। जबकि शोएब मंसूर बहुत ही संजीदा और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, मगर वो चलाते रहे क्योंकि मकबूल था प्रोग्राम। मैं हट गया था 16 किस्तों के बाद। अच्छा ये बताइए कि एक ज़माने में बड़े खूबसूरत आपने प्लेस लिखे टेलीविज़न के लिए, लेकिन अब हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि आप टीवी ड्रामे से दूर हो गए, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा कि वो मेरी जगह बन नहीं रही है। बहुत लिखा, मेरे 160 ड्रामे हैं। सितारा मैरूनिसा एक सीरियल लिखा था, फिर हम पे जो गुजरती है एक लिखा, जी जानता है लिखा, ये सब सीरियल थे मेरे। और लॉन्ग प्लेस तो बहुत लिखे मैंने। मुझे ये बताइए कि खुद आपको कौन सा आर्टिस्ट जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसने आपके काम के साथ, आपके स्क्रिप्ट के साथ बहुत ज़्यादा इंसाफ किया हो? सबको मालूम ही है कि मोइन से बड़ा अदाकार तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और मोइन का कमाल ये था कि चाहे संजीदा अदाकारी हो, चाहे मज़ाहिया हो, स्क्रिप्ट अगर उसके हाथ में है तो फिर बाकी काम उसका है। औरतों में बुशान सारी थी और मोइन का तो जवाब ही नहीं है। अच्छा अनवर भाई, 80 से ज़्यादा बहारें अपनी ज़िंदगी की आप देख चुके हैं। ये फरमाइए कि उम्र के इस हिस्से में क्या एहसास होता है आपको? जितने ख्वाब देखे थे वो सारे पूरे हो गए, या कुछ ख्वाहिशें ऐसी भी हैं जो अब भी आपको लगता है कि नातमाम है? 80 उम्र में तो अरमान तो बेकार हो जाते हैं, तो वो तो नातमाम तमाम की बात तो रहने दें। 80 बरस में लगता है कि कुछ भी नहीं किया। मैं पेंट करता हूँ, लिखता हूँ, शायरी भी की है, पेंटिंग मेरा मेन ज़रिया है, मैं करता हूँ। सरकार की तरफ से मुझे लिखने के सिलसिले में हिलाल इम्तियाज़ भी दिया और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया, कायदे आज़म गोल्ड मेडल मुझे मिला है। मगर फिर भी एक ज़रा सी ख़लिश है दिल में कि मुझे काम करना चाहिए था, मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए था। ये सब कुछ नहीं करता मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाता और तहज़ीब सिखाता। यहाँ आके अफसोस होता है कि अगर वो काम करता तो मुमकिन है कि इस उम्र में मुझे थोड़ी बहुत खुशी होती कि मैंने ये काम किया। तो क्या समझते हैं अनवर भाई, किस चीज़ ने आपको रोका? जो कुछ आप करना चाहते थे ज़िंदगी में, जो आपका ख्वाब था,
उसकी तकमील या उसकी ताबीर को पाने में किस चीज़ ने रोका आपको? उसमें माशी हालात का बड़ा वो था कि तस्वीरें मेरी बिक जाती थी। टेलीविज़न के लिए जो लिखा वो लोगों ने देखा और पसंद किया, तो उस तरफ ध्यान फिर छोड़ दिया मैंने, फंस गया इस मशीन के चक्कर में। जी तो नाजरीन, अनवर मकसूद साहब से ये थी हमारी एक मुख्तसर सी मुलाकात। इसमें उनकी ज़िंदगी के, उनके प्रोफेशनल लाइफ के कुछ गोशों के हवाले से हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तादेर उन्हें हमारे साथ रखे और इसी तरह हमें हंसाते रहें और ख़ूबसूरत काम जो है अपने कलम के हवाले से देखने वालों तक पहुंचाते रहें। तो ये खूबसूरत इंटरव्यू आपने देखा और सुना और कितनी खूबसूरत बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता, उनको सिखा सकता, और बहुत सारी उन्होंने अपनी जो है उन्होंने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है वो शायद गायबाना तौर पे वो कर भी चुके हैं, क्योंकि अपने तई वो हमें इतना सिखा चुके हैं। हमें सिर्फ अपने शऊर को उजागर करने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि कलम के थ्रू वो मिजाज से लेके सियासत तक हमें बहुत कुछ दे चुके हैं। खैर, अनदेखा पाकिस्तान में आज आप क्या देखेंगे? मागला के जंगलात जहां 2 खानदानों की निशानदेही हुई, ये क्या है? आबिद अली की रिपोर्ट में जानिए। 50 मीटर से भी कम फासले पे मैंने उसको बोलते हुए सुना। पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये लेपर्ड की आवाज़ है, जो सच्ची बात है। तो उसके बाद फिर कैमरा ट्रैप में वो कैमरे के सामने आके बोलता रहे, तो फिर हमें पता चल गया कि लेपर्ड इस तरह बोलता है। आपको लिए चलते हैं मारगला हिल्स के जंगल में, जहां तेंदुए खुले आम घूम रहे हैं। हमने लगाए थे कैमरा ट्रैप्स वहाँ पर चेक करने के लिए, तो वहाँ फिर हमें उसकी इमेज आ गई। फिर हमने पूरे 20 कंपार्टमेंट्स बनाए और 20 कैमरास लगाए पूरे पार्क में। मार्च से लेकर मई तक स्टडी, हमने साइंटिफिक स्टडी की। इस्लामाबाद के ट्रेल 6 में लेपर्ड के 2 खानदानों की निशानदेही हुई, जिनकी तादाद अब 8 से ज्यादा हो चुकी है। पहले जब हम नए नए आए थे तो तब हम सुनते थे अपने बड़ों से, जो सीनियर थे, वो कहते थे कि इधर नेशनल पार्क में लेपर्ड पाया जाता है। तो हम सोचते थे शायद एक आध लेपर्ड होगा, कहीं दूर वीराने में रह रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे फिर हमने चीज़ों को देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो फिर हमें उसके निशान मिलने लगे। उसके स्कैट्स फिर हमें नज़र आने लगे, उसकी टेरिटरी मार्किंग नज़र आने लगी। ये अपने पाँव के साथ बैठ के ना इसको मार्क करता है अपनी टेरिटरी को। फिर उधर जो दूसरा लेपर्ड है ना, वो नहीं आता। तादाद अब ज़्यादा हो रही है और ये माइग्रेट करके ये आए हैं उधर मरी की साइड से। ऊपर से एक हमारा एक लेपर्ड कॉरिडोर समझ लें, वहाँ से वो आकर माइग्रेट करके, बिकॉज उनको पनाह यहाँ मिली है। वो पार्कुपाइन की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो बार्किंग डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। इस नेशनल पार्क के अंदर 38 मैमल्स की स्पीशीज़ हैं, तो वो इन 38 स्पीशीज़ के ऊपर जो है वो एक टॉप प्रीडेटर है। टॉप प्रीडेटर्स हर तमाम एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, और वो जब एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, उसके साथ पूरे का पूरा इकोसिस्टम लिंक होगा। मुल्क को कंट्रोल करता है वज़ीर आज़म, तो इस नेशनल पार्क को कंट्रोल करेगा हमारा लेपर्ड। जब भी आपने नेचर में आना है तो अपने मुंह पे आपने जिप लगा लेनी है और अपने कान और आंखें खुली रखनी है। ये 2 चीज़ें अगर आप खुले रखेंगे तो आपको बहुत से बर्ड्स भी नज़र आएंगे, यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी नज़र आएगी। लेपर्ड्स को इंसानों से दूर और महफूज रखने के लिए ट्रेल 6 को उनकी सल्तनत करार दिया गया, और यहाँ अवाम को दाखिले की इजाजत नहीं, सिर्फ तेंदुए ही राज करते हैं।
रात के वक्त तो हम बिल्कुल मना करते हैं लोगों को कि प्लीज़ ये रात को तो उनको एंजॉय करने दो, अपना ये इनका अपना घर है, तो आप रात के वक्त तो ना जाया करें। इस जंगल में सिर्फ खूंखार जानवर ही नहीं बल्कि खूबसूरत परिंदों का भी बसेरा है। नाज़रीन, ये ट्रेल लेकर जाएगी आपको एक खूबसूरत परिंदे के पास, जिसकी खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये मारगला की ट्रेल 5 है, जहाँ खूबसूरती का शाहकार सुरखाब दरख्त और झाड़ियों पर जोड़ों की शक्ल में घूम रहे हैं। तकरीबन जो रिकॉर्डेड हैं बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद में वो मोर देन 350 बर्ड्स रिकॉर्ड किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फेजेंट्स की 4 स्पीशीज़ हैं, जिसमें मोनाल, कोकलास और ये कलीट फेजेंट जो मारगला हिल नेशनल पार्क में पाया जाता है। मारगला की इन पहाड़ियों में खूबसूरती छुपी है तो डर भी राज करता है। अगर आप ट्रेल पर चहलकदमी का इरादा रखते हैं तो एहतियात करें, रास्ता भटकने पर अंजाम भयानक हो सकता है। तो आज के शो से दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल। कीप वॉचिंग नया दिन।